ये जो गाल जो होता है उसमें भी काफी रिजल्ट मिले हैं। बस बहुत एक से। ब्लैकिश थी स्किन उनकी। हम्म। और वन लेकिन सिटिंग में अच्छे रिजल्ट नहीं। मिल गया आपको? हाँ, वन सिटिंग में। अब आप खुद देख लो उसकी पावर। जब ये अभी तो मैंने कंप्लेंट के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट नहीं किया, वो अभी हम सीखेंगे, राइट? हम्म। केत की जो को हम्म। फोन करो यार। तो कह दिया आपने 2 बजे बोला था तो मैं ज्वाइन करने की मतलब पर लिखा मुझे छुट्टी कर दिया 2 मिनट में। मैं घर आ गई जाके मैं। खाना खा रही हो? मम्मी मैं आ गई मैं। केत की जी, थोड़ा सा है ना, ग्रुप में सारे मैसेज पढ़ा तो एक क्लास आपके लिए ऑलरेडी। और मतलब आप ही हो एक आफ्टरनून बैच में, बाकी मेरे सारे स्टूडेंट्स की ये है ना रिवीजन क्लास है। अपना कैमरा ऑन करके नोट्स लेके बैठो आप। हाँ। ओके मैं। हाँ। और बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले सब सुनेंगे मुझे। जब क्वेश्चन आंसर का टाइम, लास्ट के कुछ हाफ आवर हम क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, देन उसमें आप क्वेश्चंस पुट अप करोगे, ओके? ओके गाइस, सो एनाटॉमी ऑफ स्किन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। स्किन की एनाटॉमी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप किसी भी कंप्लेन ले लो फेस की, हाइपर पिगमेंटेशन हो, ओपन पोर्स हो, मेलास्मा हो, या फिर सनबर्न हो गया हो स्किन पे, डार्क सर्किल हो, पफी आइज हो, रिंकल्स हो, फाइन लाइंस हो, या हिरोटिज्म की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना? जब तक आपको स्किन की एनाटॉमी नहीं पता होगी, आप उसके डीपेस्ट रूट कॉज पे नहीं जा पाओगे। जो है ये हमारा सेशन है, ये हमारी क्लासेस है, वो A to Z तक आपको सब कुछ बताएगी। तो सबसे पहले अभी इन 3 सेशन के अंदर मैं सब सरफेसली लेवल का एनाटॉमी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ठीक है? तो हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, स्टार्टिंग की जो क्लास थी, जस्ट मैंने इंट्रो बताया था कि हमारा ये क्लास किस तरीके से रहेगा, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट आपके स्किन की एनाटॉमी मिलेगी। सबसे पहला जो सेगमेंट होगा वो स्किन का ही जाएगा, एनाटॉमी ऑफ स्किन। देन सेकंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। एंड थर्ड पैथोलॉजी ऑफ स्किन। देन उसके बाद में आएगा जितने भी हम इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेशन के अंदर यूज करने वाले हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, उनके अंदर क्या फ्लेवोनॉइड्स हैं, और उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, और वो किस तरीके से स्किन पे काम करते हैं, ओके? देन स्किन को आइडेंटिफाई करना कि वातस पित्तस कफज या फिर ड्राई, नॉर्मल और कॉम्बिनेटिव स्किन के अंदर से कौन सी स्किन है, और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी हम उसे डायग्नोस करेंगे, ठीक है? देन बात आती फॉर्मुलेशन की। फिर पता चलेगा कि किस स्किन की आपको प्रकृति पता चल गई, उसका टेक्सचर क्या था, अब उस पर कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो कि शायद से जो स्क्रब वाला पार्ट है, जो मैंने कल रात को बताया था, उद्वर्धनम, वो हर टाइप की स्किन के अंदर यूज नहीं किया जा सकता। वो पर्टिकुलर किस टाइप की स्किन पे यूज करना है और किस कंप्लेन पे यूज करना है। तो ये सारी चीजें माइक्रो लेवल पे आपको समझनी पड़ेगी। और इस क्लास के बाद में लाइक जब तक भी ये नॉर्मल आपकी बेसिक कंप्लीट्स हो जाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फंडामेंटल प्रोसेस समझ में आ जाएगा आपको, इसके जो बेसिक फंडे होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। जब आपका नॉलेज बढ़ेगा तो कहीं जाके आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। उसके बिहाव पर आप हाई क्लाइंट्स भी ले सकते हो। हाई क्लाइंट्स का मतलब होता है 1 to 1 सेशन, जैसे मैंने आपके साथ 1 to 1 सेशन किया। तो उस इसी तरीके से अगर आपका कोई भी क्लाइंट है लाइक हाइपर पिगमेंटेशन का या स्किन की किसी भी कंप्लेन के साथ आपके पास में आ रहा है, तो जैसे ही वो आपके पास में आता है, उसकी पूरी स्किन डायग्नोस करो, उसके स्किन का स्ट्रक्चर बताओ, उसको बताओ कि आपकी स्किन के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका मेन कॉज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, कितने टाइम से आप इस सारी गलत चीजों को सफर कर रहे हो और इसकी वजह से ये हुआ है, और उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। फिर उसको रिकवरिंग का प्रोसेसर बताओ। चाहो तो आप कंप्लीट आयुर्वेदा या क्लासिकल फॉर्मुलेशन से भी बता सकते हो, या फिर आप मिक्स फॉर्मुलेशन से बता सकते हो, या फिर जो हमने मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन, आप उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, ठीक है? देन उसके अंदर उसका डाइट भी आएगा, है ना, उसकी मर्म चिकित्सा भी आएगी। वो सब कुछ इन्वॉल्व करके उसको मिनिमम टू मिनिमम 3 महीने का पैकेज दो। और 3 महीने का कम से कम 20 से 25 हजार, मिनिमम टू मिनिमम बता रही हूँ, इतना चार्ज करो, जिसमें आपके प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। आपको प्रोडक्ट्स भी उसको देना है, और वो आपके पास में आ रहा है मर्म चिकित्सा के लिए, तो उसकी सेटिंग्स भी देनी है, आपको डाइट भी समझाना है, कुछ नहीं करना। 1 से 2 बार आएगा, प्रोडक्ट देकर भेजना है। मर्म चिकित्सा अगर आपकी मतलब क्लिनिक पे सेशन लेने के लिए आता है, तो उसका एडिशनल चार्ज अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो उसको आप जो मैंने कल रात को फेशियल बताया था, वो फेशियल दे सकते हो।
नहीं देना चाहते हो तो ओनली प्रोडक्ट्स भी दे सकते हो, डाइट चार्ट दे सकते हो, मर्मा पॉइंट्स के पॉइंट समझा सकते हो, और भी दो तीन चीजें मैं बता दूंगी आपको, डायग्नोस वगैरह करना वो करके दे सकते हो। फिर उसको कहो कि अब इसके बाद में 15 दिन बाद में आना। तो एक तरीके से हेल्थ कोच के लेवल पे आप काउंट किए जाओगे। ठीक है। तो अगर आप में खुद में डेडिकेशन होना चाहिए कि आप कितना सीख सकते हो। मेरे को ज्ञान देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बोलती रहती हूँ, काफी सारा नॉलेज आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से, कितना फोकस के साथ, कितना डेडिकेशन के साथ में अपनी स्टडी को सीखते हो। क्योंकि नो डाउट थोड़ा सा न्यू साइंस है, पर एकदम ऐसा रॉकेट साइंस भी नहीं है जो कंप्लीटली मैं बोलती जाऊंगी और वो बाउंस कर जाएगा। मैंने उसको इतना सिंपलेस्ट तरीके से मैं इसको डिजाइन कर दिया गया है कि हर कोई इसको समझ सकता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनाटॉमी। जब तक आप किसी भी स्किन के स्ट्रक्चर को नहीं जानोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हाइपर पिगमेंटेशन क्यों कौन सी लेयर तक हुआ है। ठीक ठीक है। तो जो मैंने ब्लू कलर का लिंक दिया था, आई होप वो सबने स्टडी कर लिया है, उसके अंदर और भी एडिशनल नॉलेज ऐड होती जाएगी। ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक क्यू एंड क्वेश्चन का सेशन दूंगी। उसमें क्या होगा ना, वो ऐसे क्वेश्चन आंसर होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो सामने वाला क्लाइंट है ना आपसे जरूर पुटअप करेगा। कई बार हमारा सामने वाला हमारे सामने जब क्लाइंट आता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता है जो हमारे माइंड में भी नहीं आते कि अच्छा ये क्वेश्चन भी आ सकता था क्या, क्योंकि अभी ये आप लोगों के लिए एकदम न्यू नेस्ट है, अभी आपने उतने हाई लेवल का नहीं पढ़ा है, तो अपन इस सब मतलब माइन्यूट लेवल पे भी जाके अलग लेवल पे जाएंगे। तो वो क्वेश्चन आंसर दूंगी कि सामने वाले कस्टमर के माइंड में ऐसे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, और देन आपको उसका क्या आंसर होना चाहिए आपके माइंड। जब सामने वाले से क्वेश्चन आएगा और आपकी तरफ से क्विक आंसर निकलेगा तो उसके फंडामेंटल वो तो उसका कॉन्फिडेंट अलग ही हो जाएगा कि नहीं, ये गुड मेंटर है, ये मेरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा इजी वे में। ठीक है। तो ये उसमें घबराने की बात है, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको भी लगता है कि मैम इसके साथ एडिशनल ये भी होना चाहिए तो मुझे बताना, मुझे लगेगा कि हाँ वो आपका पॉइंट भी सही है तो मैं वो भी ऐड कर दूंगी। ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ स्किन, स्किन की 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट लेयर का नाम है एपिडर्मिस, जो ऊपर की स्किन दिख रही है इसको एपिडर्मिस कहते हैं। देन सेकंड लेयर होती है उसको कहते हैं डर्मिस। ठीक है। और इससे भी नीचे वाली लेयर होती है जिसमें पेनिट्रेशन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको हम नरिशमेंट से और एडिशनल कुछ थेरेपीज होती है उस पे ना, उसके बिहाव पे पेनिट्रेशन करवाते हैं, उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस, थर्ड लेयर होती है। तो एपिडर्मिस सबसे ऊपर की स्किन होती है। जितने भी आप फेस वॉश यूज करते हो या डस्ट पार्टिकल लगता है, यूवी रेस के कांटेक्ट वगैरह में जाते हो, मेलानोसाइट्स वगैरह, मेलानिन पिगमेंटेशन का बनना, सब कुछ एपिडर्मिस के अंदर होता है, सबसे आउटर लेयर होती है। और न्यू स्किन का फॉर्मेशन भी इसी के अंदर होता है। ठीक है। अभी आपको बताऊं कि ये एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करेगी, यूवी रेस से बचाएगी। जो भी हम सुंदर दिखते हैं तो इसी से, इसी ऊपर वाली स्किन से दिखते हैं, अगर हम भद्दे भी दिखते हैं तो सबसे पहले जो स्किन अफेक्टेड होती है वो एपिडर्मिस ही होती है, सबसे जल्दी रिकवर भी यही होती है और जल्दी अफेक्टेड भी ये होती है। तो इसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है। अब ये एपिडर्मिस है ना, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। सबसे फर्स्ट लेयर, मिडल लेयर है ना, उसके बाद में और सबसे नीचे वाली लेयर, लोअर लेयर। ठीक है। अगर आपको इसके नाम जैसे इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम बेसल और बीच की लेयर को लेगा स्पॉन स्पॉन स्पाइनोसम या ग्रोनोलोसम, अगर ये समझ में नहीं आता है उसको या फिर टर्म्स आपको टफ लग रही है तो एपिडर्मिस की 3 लेयर होती है, ऐसे याद कर लो, अपर लेयर, मिडल लेयर एंड लोअर लेयर। ठीक है। जो सबसे वाली अपर लेयर होती है ये सिर्फ डेड सेल्स को निकालने का काम करती है, डेड सेल्स इस पे बनती है। तो हल्का सा हम जब स्क्रब करते हैं या फेस वॉश करते हैं तो स्किन ऊपर हट जाती है। ये एपिडर्मिस बता रही हूँ मैं, एपिडर्मिस की 3 लेयर होती है। अपर लेयर के अंदर डेड स्किन बनती है, जो डेड टिश्यूज हो जाते हैं वो ऊपर आके लेयर पे इस तरीके से बन जाते हैं। तो आप कह रहे हो ना ये डेड स्किन, सर्दियों के अंदर हल्का सा भी आप ग्लिसरीन या ऐसा कुछ मॉइस्चराइजर निकालते हो, लगाते हो और हल्का सा रब करते हो तो डेड स्किन निकलती है, वो एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर होती है। ठीक है। और ये बैरियर बनाती है जो स्किन को प्रोटेक्शन करती है कॉस्मेटिक्स के पर्पज से।
जो सेकंड लेयर होती है उसके लिए एक बैरियर का काम करती है। ऑब्वियसली ये बैरियर के लिए तो काम कर रही है, धूल मिट्टी डस्ट हमारे इंटरनल ऑर्गन की तरफ थोड़ी ना जा पा रहे हैं, यहीं आके रुक रहे हैं ना, तो एक बैरियर का काम करती है। ठीक है, तो जितना और कॉस्मेटिक पर्पज से हम फेस वॉश यूज करते हैं, हम स्क्रब यूज कर सकते हैं, या हम क्लिनजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो वो एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर पे ही काम करता है और वहां से डेड सेल्स को हटाता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड लेयर होती है एपिडर्मिस की, मिडल लेयर। ठीक है, जितना भी पिगमेंटेशन होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, अभी हम सिर्फ एपिडर्मिस की बात कर रहे हैं, डर्मिस पे नहीं आए हैं, नॉर्मल लेवल पे। अभी हाइपर डर्मिस जब पढ़ेंगे, सॉरी, अभी जब हाइपर पिगमेंटेशन पढ़ेंगे तो वो डर्मिस की कौन सी लेयर तक पेनिट्रेट हुआ है उसकी एनाटॉमी उसमें पढ़ेंगे, अभी सिंपल एनाटॉमी पढ़ो। ठीक है, तो एपिडर्मिस की 3 लेयर होती है, फर्स्ट लेयर मैंने बता दिया, सेकंड लेयर होती है मिडल लेयर। तो जितनी भी स्किन ब्राइटनिंग होती है या फिर टैनिंग होने लग जाती है स्किन के अंदर, या फिर पेनिट्रेशन जो होता है वो हल्का सा अंदर की तरफ जाता है, तो वो मिडल लेयर के अंदर हो जाता है। लाइट लाइट से हल्के हल्के से धब्बे दिखाई दे रहे हैं, या हल्का बहुत लाइट, सिंपल बहुत लाइट, हल्का हल्का सा, ठीक है ना, या आप थोड़ा सा धूप के एक्सपोजर में चले गए, या फिर डस्ट के प्रोटेक्शन में चले, डस्ट के साथ में चले गए, या दिवाली की सफाई कर ली और अपनी स्किन की केयर नहीं कर पाई, तो हल्की सी जो डलनेस आ जाती है 1-2 दिन के अंदर काम के अंदर, तो वो एपिडर्मिस की मिडल लेयर के क्या मिडल लेयर इफेक्ट होती है उसकी वजह से आती है। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है, सनस्क्रीन की लेयर जो होती है वो भी इसी के अंदर होती है, मेलेनोसाइट्स को बनाने का काम करती है और यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती है। अगर इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लोगे तो हो सकता है कि कुछ अमाउंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो जाए, पर मिडल लेयर यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि सेकंड लेयर हो गई, और देन थर्ड लेयर होती है, वो जो होती है वो स्किन की स्ट्रेंथ होती है। एपिडर्मिस फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, देन एपिडर्मिस की थर्ड लेयर वो स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है और डीप हाइड्रेशन देती है। अब सीरम वगैरह लगाते हैं वो एपिडर्मिस की थर्ड लेयर तक पेनिट्रेट होता है, तब हमें लगता है स्किन हाइड्रेट है। ठीक है, जो फेस सीट मार्क्स वगैरह लगाते हैं वो हाइड्रेट रहता है, तो स्किन की थर्ड लेयर। अभी आप देख रहे हो कि कुछ लोगों की स्किन थोड़ी सी ड्राई लगेगी, अभी ये मौसम ऐसा है, इसमें ह्यूमिडिटी भी है, पसीना भी आ रहा है, थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है, पर फिर भी स्किन ग्लो कर रही है, मतलब स्किन मतलब हाइड्रेशन है, लग रहा है स्किन एकदम ड्राई नहीं लग रही है। पर यही जब नवंबर दिसंबर का जब मंथ स्टार्ट हो जाएगा, जब सर्दी हो जाएगी, तो एपिडर्मिस की जो थर्ड लेयर है ना, लोअर लेयर है, उसके अंदर हाइड्रेशन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी हल्की सी वो लूज हो जाती है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि स्किन ड्राई हो रही है, तो वो साफ व्हाइट कलर की जो डेड स्किन है वो भी नहीं निकल पाती, वो साफ दिखती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कॉस्मेटिक पर्पज से अगर आप फेस वॉश यूज करते हो या स्क्रबिंग करते हो तो एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर तक काम करती है वो, एपिडर्मिस की फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर। और जो हम एपिडर्मिस की इसलिए डेड स्किन को कंप्लीटली हटाना होता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि वो बैरियर की तरह काम करती थी, ये डेड स्किन की फर्स्ट लेयर को हटा दिया हमने एपिडर्मिस से। ठीक है, फेस वॉश करके या फिर स्क्रब करके। अब हमें सीरम लगाना है, जेल लगाना है, तो एपिडर्मिस की फर्स्ट सेकंड लेयर तक जाएगा। ठीक है, और थोड़ा हम और मसाज करते हैं हाइड्रेशन देने के लिए, तो एपिडर्मिस की थर्ड लेयर तक जाएगा, तो थोड़ा सा हाइड्रेट फील होगा अपन को। ओके, तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है, तो ये एपिडर्मिस अपना कंप्लीट हो गया। केतकी जी समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा ऊपर से जा रहा है मैम। अच्छा, मैंने कल ब्लू कलर का लिंक दिया था, वो पढ़ा आपने? नहीं देख, मैंने थोड़ा देखा लेकिन मैंने आपकी एक भी क्लास नहीं की, तो कैसे मुझे कुछ वो समझ में आएगा। नहीं नहीं, क्लास तो सारे स्टूडेंट्स ने पहली बार ही ली है ना, तो सबको समझ में आया है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, वो आप मेरी तो आपकी ये फर्स्ट क्लास है ना, वो लोग की तो आपने 3 क्लास ले ली। अरे तो ये फर्स्ट क्लास में मैंने यही पढ़ाया था। हाँ, तो मेरी आज फर्स्ट है ना आपके साथ। हाँ, तो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ऐसे तो थोड़ा समझ में आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है। कल मैंने कोई वो बात, आपकी पीडीएफ देखी, लेकिन इतना मुझे समझ में नहीं आया, सब वो नया नया वर्ड्स है ना सब।
कोई बात नहीं, अभी एक दो बार सुनोगे तो वो यूज टू हो जाओगे इस वर्ड्स के, ठीक है। हाँ ओके मैम। हम्म। देन सेकंड जो लेयर होती है वो डर्मिस होती है। आप लोगों को तो समझ में आ रहा है ना? सेकंड लेयर डर्मिस की लेयर होती है, ठीक है। ये जो डर्मिस होती है एपिडर्मिस, ये वाली जो अपनी स्किन है ना, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है। इसकी 3 लेयर होती है पतली पतली। आप नीचे जाके देखोगे तो आपको एक डायग्राम भी मिलेगा। मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग भी आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी, डोंट वरी। देन सेकंड जो स्किन की लेयर होती है वो डर्मिस होती है, ठीक है। जो सेकंड लेयर होती है डर्मिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपनी स्किन पे आप जितनी भी फाइन लाइंस देखते हो, रिंकल्स देखते हो, या ओपन पोर्स देखते हो, आपको लगता है कि स्किन झुर्रियां पड़ रही है, तो वो डर्मिस की प्रॉब्लम की वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि डर्मिस में क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, ऐसे पतले पतले फाइबर्स होते हैं जो स्किन को ऐसे खींच के रखते हैं। इलास्टिन फाइबर्स, फर्स्ट कोलेजन फाइबर्स, दूसरा इलास्टिन फाइबर। जो इलास्टिन फाइबर होते हैं हमारे एपिडर्मिस में, वो स्किन को इस तरीके से खींच के रखते हैं। में भी उसमें दिया हुआ है लिंक में आपने इस सारा? हाँ, ठीक, वीडियो ओके। वगैरह में सब में दिया है मैंने। अब बीच में ओके कोई नहीं बोलेगा। अगर आप कोई क्लास से बोला बीच में तो मैं क्लास से आउट कर दूंगी। मैंने बोला ना आपको कि मैंने सबको, मतलब सबको क्वेश्चन आंसर सेशन में बाद में लूंगी इसका। सेकंड होता है डर्मिस। डर्मिस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास जितने भी ऐसे पेशेंट आते हैं जो जिनको रिंकल्स की प्रॉब्लम है, या फाइन लाइंस की प्रॉब्लम है, या टाइम से पहले उनको ऐसा लगता है कि उनकी स्किन लूज हो गई है, तो डर्मिस की प्रॉब्लम की वजह से होती है। अब डर्मिस में क्या प्रॉब्लम होती है? तो डर्मिस के अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं। वो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स हमारी स्किन में के अंदर जाके स्किन को ऐसे टाइट रखते हैं, ठीक है। इसकी वजह से स्किन टाइट रहती है। अगर ये टूटना स्टार्ट कर देते हैं, या इतनी खिंचाव नहीं होती है, या टिश्यूज बनने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं बन पा रहे हैं, तो आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी स्किन डल लगने लग जाती है। थर्ड, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो प्रॉपर वे में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। और अगर प्रॉपर वे में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जहां जहां ब्लड जाएगा, ब्लड किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को। जहां पे ऑक्सीजन पहुंच गई, वहां पे टिश्यूज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है। अगर उस ब्लड वेसल्स की हम मसाज नहीं करते हैं, या फेशियल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बनने वाले टिश्यूज की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। आई आपकी बात समझ में? इसलिए हर, मतलब एक डेली जो स्किन केयर रूटीन है उसमें कहा जाता है कि कम से कम रात को सोते समय 5 मिनट अपने फेस की फेशियल एक्सरसाइज करो, या फिर फेशियल मसाज करो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आ जाता है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग आपको बताता है कि आपकी स्किन का टेम्परेचर क्या है, या फिर आपकी स्किन के अंदर किसी भी तरह का पिंपल्स वगैरह हो रहा है तो चुभन स्टार्ट होने लग जाती है, ठीक है। या किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है तो चुभन होना स्टार्ट होने लग जाती है। तो नर्व एंडिंग्स, टच, पेन, पेन तो नहीं हो रहा, पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो, या फिर टेम्परेचर को शो करता है, ठीक है। उसके बाद में सिबेसियस ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड्स भी जो होती है वो डर्मिस के अंदर होती है। अगर कंप्लीटली हम अच्छे लेवल पे हमारी स्किन की एक्सरसाइज करते हैं, डेली रूटीन केयर करते हैं, तो जो सिबेसियस ग्लैंड होती है वो ऑयल ऑयल प्रोड्यूस करती है, बट वो भी मेंटेन लेवल पे। ऐसा नहीं कि एक्सेसिव में ऑयल को प्रोड्यूस कर दिया या फिर करना ही बंद कर दिया, दोनों ही गलत है।
एक्सेसिव ऑयल का अगर प्रोडक्शन होगा तो स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी, फिर वो डस्ट वगैरह के कांटेक्ट में आएगी, या पस फॉर्मेशन या एक्ने का फॉर्मेशन। और बहुत ही कम हो गया, इसका मतलब ड्राइनेस हो गई, नरिशमेंट पूरी स्किन को मिल नहीं पा रहा और स्किन डल होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और इसके साथ में भी स्वेट ग्लैंड्स होती है। तो स्वेट ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको इंटरनल नरिशमेंट और एक्सटर्नल नरिशमेंट दोनों की ही जरूरत होती है। एक्सटर्नल नरिशमेंट हम दे रहे हैं, इंटरनल नरिशमेंट भी दे रहे हैं, और उसके साथ में सबसे बड़ा एक्सटर्नल सिस्टम्स भी है। जैसे हम अपने मल मूत्र का त्याग करते हैं, उसी तरीके से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू हमारी स्किन से बाहर निकलते हैं। तो ये जो स्वेटिंग का जो सिस्टम होता है वो कंप्लीटली डर्मिस के अंदर होता है, सेकंड लेयर के अंदर होता है। पसीना नहीं आएगा तब भी दिक्कत है, तो स्किन के ओपन पोर्स बंद हो जाते हैं, फिर ओपन पोर्स बड़े हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम होने लग जाती है। स्किन का ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लग जाता है, डल होने लग जाती है स्किन, झुर्रियां पड़ने लग जाएगी, फिर फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, फोराइसिस सब उसी की वजह से होते हैं। इसलिए पसीना आना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? तो सेकंड लेयर में ही आ जाता है। तो देखा जाए ना, तो जितना भी स्किन की प्रॉब्लम है, जिसको एक्ने हो रहे हैं, या पिंपल की प्रॉब्लम है, या हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एंड देन आप रिंकल्स की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी रिंकल्स की, फाइन लाइंस की, ये फर्स्ट और सेकंड यानी डर्मिस और एपिडर्मिस की ही प्रॉब्लम होती है। समझ रहे हो आप? अगर डर्मिस और एपिडर्मिस में भी अच्छे ढंग से काम कर लिया जाए तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्योंकि जितने भी सिस्टम है वो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के अंदर आ ही गए। ठीक है। अब सेकंड लेयर में मुझे यहां तक समझ में आ गया सबको? एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करो। गुरप्रीत सिंह, ओके यस, ठीक है। अब अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, हमने सेकंड लेयर पढ़ लिया। सेकंड लेयर क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, या कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती है, एंड सैलाविक स्वेटिंग ग्लैंड्स होती है, नर्व एंडिंग्स होते हैं, सीबीएसएस ग्लैंड्स होती है, वो मोस्टली डर्मिस के अंदर होती है। ठीक है। इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स लूज हो जाएंगे, स्किन के अंदर रिंकल्स की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, स्किन पे झुर्रियां पड़ना स्टार्ट हो जाएगी, पेशेंट आपके पास में आ जाएगा। कुछ नहीं, उसको बताना है कि आपकी डर्मिस के अंदर इलास्टिन फाइबर्स एंड कोलेजन फाइबर्स लूज हो गए हैं, हमें उन्हें वापस में ट्रीटमेंट करके टाइट करना है। सो डोंट वरी, आयुर्वेदा के अंदर ऐसी काफी सारी औषधियां हैं जिसको नेचुरल वे में इन कोलेजन फाइबर्स को, इलास्टिन फाइबर्स को टाइट कर ले। अगर आपके पास पेशेंट आता है कि मुझे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, सीबेसियस ग्लैंड हद से ज्यादा एक्टिव हो गई है, एंड सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेटिंग ग्लैंड हद से ज्यादा एक्टिव हो गई है, उन दोनों का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं नर्व एंडिंग जो है उसके अंदर पेन भी दिखाई देगा, तो वो भी डिफेक्ट हो रही है। बाहर जो एपिडर्मिस है उससे बैक्टीरियाज वगैरह आ रहे हैं, उनसे रिएक्शन हो गया होगा, सेकेंड लेयर तक एक्ने की नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। हाइपर पिगमेंटेशन है वो डर्मिस पे भी आता है, और एपिडर्मिस पे भी, सेकंड एपिडर्मिस की सेकंड लेयर तक पता चल जाता है। हाइपरडर्मिस में हल्का फुल्का जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, स्किन ब्राइटनिंग वगैरह, वहां से पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम अपनी डर्मिस और एपिडर्मिस से सॉर्ट आउट हो जाती है। अब कॉस्मेटिक पर्पज से डर्मिस क्यों जरूरी है? ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स की वजह से होते हैं। हाइड्रेशन एंड ग्लो, ठीक है, जो अपनी स्किन के अंदर जो ग्लोइंग स्किन होती है, हाइड्रेशन दिखता है, लगता है कि स्किन के अंदर एक नमी है, पॉजिटिव वे में स्किन टाइट है, तो वो सेकंड लेयर तक आता है। पिगमेंटेशन एंड स्पॉट्स, वो भी सेल्स मैनी एपिडर्मिस हो, मतलब मेनली एपिडर्मिस में होते हैं, पर फिर भी अगर एपिडर्मिस से उसका थोड़ा सा पेनिट्रेशन बढ़ जाए हाइपर पिगमेंटेशन का, तो डर्मिस तक आ जाता है। ठीक है। तो उसको भी हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू। ठीक है। इसके बाद में आता है स्कार और हीलिंग। स्कार में क्या होता है कि अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की चोट लग गई है,
ठीक है, मेरे कहीं चोट नहीं लग रही, फेस पे मान लो कहीं कट वगैरह लग गया है, तो इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस कट हुई, एपिडर्मिस की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लेयर कट हो गई, अगर वो डर्मिस तक चला गया तो कोलेजन फाइबर्स वगैरह कट हो जाते हैं, और वापस जब उनको जोड़ा जाता है या फिर स्ट्रेचिंग लगाई जाती है या फिर थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है ना, ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है वहां पर, है ना, तो टिश्यू कुछ ही सेकंड्स के अंदर बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इलास्टिन फाइबर्स वगैरह वो भी आपस में जुड़ जाते हैं। पर एपिडर्मिस और डर्मिस में क्या होता है कि वो आपस में टिश्यूज बनाने का काम करते हैं, बनते तो अंदर भी है टिश्यूज, पर वो शो नहीं होते हैं, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन वाला पार्ट हो गया ना। एक्सटर्नल के अंदर जो ये सेल्स है वो वापस इन को रिकवर करने का काम करते हैं और टिश्यूज बनने का काम करते हैं, उसकी वजह से कभी कभार क्या होता है, ओवरलैपिंग हो ही जाती है, होती है, ये शरीर का मैकेनिज्म है, बॉडी मैकेनिज्म है, तो ओवरलैपिंग हो जाती है तो वो स्कार छूट जाता है, दिख जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय के रहते जैसे जैसे स्किन बनती बिगड़ती है और इलास्टिन फाइबर्स टाइट होते हैं तो कभी कभार पतला सा स्कार हल्की सी लाइन रह जाती है, बाकी ज्यादा नहीं दिखता। अभी अभी हम कुछ ऐसा भी ट्राई करेंगे जिससे हम स्कार को भी कंप्लीटली मिटा पाए, ठीक है, देखेंगे कुछ ऐसा, जैसे कुछ एक चीजें होती है वो होती है, हीलिंग जो फास्ट होती है वो भी एपिडर्मिस और डर्मिस के अंदर होती है, ठीक है। देन आ जा, ये एपिडर्मिस डर्मिस समझ में आ गया सबको, आ गया डर्मिस समझ में, ओके। Yes, अब ये ma'am. बात ध्यान रखना, अगर आप कोई भी क्रीम लगाते हो तो वो एपिडर्मिस और डर्मिस को पेनिट्रेट करती है, तो मैं शुरू से बताती हूँ। सबसे पहले आप नींद से उठते हो, नींद से उठने के बाद में आप फेस वॉश करते हो, तो जैसे आप फेस वॉश करोगे तो आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी, सबसे पहले डेड स्किन हटेगी, या दुनिया आप बाहर वगैरह से आए हो तो धूल मिट्टी डस्ट हट जाएगी, तो फेस वॉश जो होता है वो सिर्फ एपिडर्मिस के लिए होता है, और एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर है और बहुत ही नॉर्मल और क्रिटिकल सी लेयर है, तो हमको हमेशा अपने फेस वॉश को बहुत ही नेचुरल बनाना है, नेचुरल का मतलब माइल्ड, ऐसा नहीं कि वो पूरी स्किन को ही खींच मतलब पूरी ड्राइनेस ला रहा है, जब तक नॉर्मल स्किन है तब तक। और किसी को एक्ने पिंपल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जब बहुत ही हाईली ऑयली स्किन है, ऑयल बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, तो पहले तो भाई हम उसके कॉजेस देखेंगे कि उसके ऑयल के ज्यादा सिक्रेट होने का कारण क्या है, या फिर उसकी प्रकृति ही ऐसी है कि ऑयल सिक्रेट हो रहा है, दोनों अलग अलग मैटर है, तो वो मैं आपको डायग्नोस करना सिखाऊंगी। तो नींद से उठे, फेस वॉश किया, फेस वॉश किया, एपिडर्मिस पे जितनी भी डेड स्किन थी वो निकल गई, ठीक है। दूसरा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टोनर कर लेंगे। टोनर से क्या होता है, जो स्किन के जो ओपन पोर्स वगैरह होते हैं, जैसे फेस हम वॉश करते हैं तो ओपन पोर्स पे जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं, उसी वक्त अगर हम टोनर दे दें तो उसको श्रिंक हो जाएंगे वो वहीं पे। मेडिकेटेड टोनर, फालतू का ये हाइड्रोसॉल वगैरह नहीं, मेडिकेटेड, इसमें कषाय रस हो तो स्किन टाइट, अपना ओपन पोर्स स्क्वीज हो जाएंगे, तो इससे स्किन टाइट हो जाती है। होता ही है, फेस वॉश करो, फेस को वाइप करो, हैंड टू हैंड अपने वॉश बेसिन के पास में टोनर लगो और स्प्रे कर दो, और उसके बाद में फिर आप बाहर आ जाओ बाथरूम से। देन उसके बाद में आप रेडी होने के बाद में आप अपने फेस पे थोड़ा सा टोनर भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद में आप क्रीम या जेल कुछ भी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो, वो क्रीम और जेल की जो एप्लीकेशन होती है वो भी एपिडर्मिस और डर्मिस तक जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप बाहर जाते हो, सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाते हो, वो कंप्लीटली एपिडर्मिस और डर्मिस के लिए होती है, पर फर्स्ट वो कवर एपिडर्मिस को करती है, वो डर्मिस तक पहुंचने ही नहीं देती। अगर अच्छी क्वालिटी की अगर आप सनस्क्रीन बनाते हो तो अच्छी क्वालिटी की हम क्या बनाएंगे, उसमें सैयद भस्म के अलावा भी और भी काफी किसी चीजें डालेंगे, पर ज्यादा सनस्क्रीन लगाना भी स्किन के लिए सही नहीं है। जस्ट आप धूप के से बाहर जा रहे हो तब एक लेयर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वापस आ रहे हो फिर हल्का सा माइल्ड सोप वॉश फेस वॉश यूज करो, क्योंकि धूल मिट्टी के डस्ट से आ रहे हो, हमारी स्किन जितनी भी हाइजीन रहेगी, क्लीन क्लीन रहेगी, धूल मिट्टी के डस्ट में आएगी, नेचुरल है कि हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पर तो हर जगह हो गया, और हमारी स्किन वैसे एडिक्ट हो भी चुकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हर तरह का पॉल्यूशन है मार्केट के अंदर, बाहर के अंदर। घर से आ रहे हो, एक बार सिंपल आप फेस वॉश भी नहीं है तो सिंपल टैप वाटर से भी फेस कर लेते वॉश कर लेते हो ना, तो अभी 40 to 50% डस्ट निकल जाती है,
और इतना सा फेस वॉश लेके जस्ट ने आपको रबिंग, ऐसा नहीं रगड़ते जाना है, ऐसा नहीं, हल्का सा बस रगड़ो, इतनी ही होती क्रिटिकल अपनी स्किन, और फेस वॉश कर, देन उसके बाद में फिर से टोनर और जो भी जेल अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद अपना अपना काम करो। नाइट के अंदर उसका जो रूटीन होता है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारी स्किन अब रेस्टिंग पोजीशन के अंदर जा रही है। उस समय हमारी स्किन को ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है, ताकि वो ओवरनाइट ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़े। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एक तो हम सो रहे हैं, ठीक है, मसाज करके सोए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बनने वाले टिश्यूज का जो फॉर्मेशन होता है ना, उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो आप? ये रूटीन आपको फॉलो करना है। तो इसका डेप्थ स्टेप बाय स्टेप क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन थर्ड स्किन आ जाती है हाइपोडर्मिस। ये सबसे थर्ड लेयर की स्किन होती है। जितने भी आप मार्केट में देखते हो ना, फिलर्स या कॉस्मेटिक ग्रेड के, या जो टैटू बनाते हैं, वो हाइपोडर्मिस को ही टारगेट करते हैं। अभी आपने फिलर्स वगैरह के बारे में सुना होगा, लिप्स है तो लिप्स की हाइपोडर्मिस लेयर के अंदर जाके इंजेक्शन को इंजेक्ट करवाते हैं, एंड कोई भी हाइलोरिक एसिड या कुछ भी अंदर पेनिट्रेट करके और अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक तो टिश्यूज ऊपर की तरफ हल्का सा उभार भी आ जाता है, और ऐसा लगता है कि हाँ कुछ फीलिंग है। अब या फिर तो आप हाइलोरिक एसिड को अपनी फेस पे अप्लाई करो, या फिर हाइलोरिक एसिड के अंदर जितने भी पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको इनटेक करो, ठीक है। अगर आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो आपको इंजेक्ट करवाना हो। और आपको भी पता है हाइलोरिक एसिड एक तरीके का लिक्विड और मतलब ऐसा सब्सटेंस है जो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देगा। जब तक उसका फिलिंग रहेगा आपकी स्किन पे, ठीक है, तब तक रहेगा, उसके बाद में फिर वो वापस स्किन अपनी उसी नॉर्मल वे में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये ट्रीटमेंट मुझे तो सही नहीं लगते। लोग इनका एक एक 2-2 लाख रुपए पे कर देते हैं, क्योंकि हाइलोरिक एसिड हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड्स हो गया, ये हम जो खाना खाने वाले जो फ्रूट्स होते हैं, रेटिनॉल्स वगैरह, उसमें से ही निकलते हैं। तो क्यों नहीं इनटेक कर कर इनको हाइपोथायराइड जो हाइपोडर्मिस तक पहुंचाया जाए, ठीक है। फीलिंग्स वगैरह करोगे, उसके साथ में फिर इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन भी बहुत तरीके के होते हैं। कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाओगे तो साइड इफेक्ट्स होना तय है, जैसे केराटिन वगैरह के होते हैं, ठीक है। इसके मैटर पे भी डेप्थ लेवल पे पढ़ेंगे अब। तो हाइपोडर्मिस स्किन की सबसे थर्ड लेयर होती है। और आपको लग रहा है ना स्किन के अंदर गुदगुदाहट है, समझ रहे हो, पफी टाइप स्किन है आपकी एकदम, स्किन अच्छी है, तो ये जो कुशन का काम करती है, ठीक है। तीसरा, हाइपोडर्मिस इतनी इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसके जस्ट नीचे हमारे सॉफ्ट ऑर्गन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेरी हाइपोडर्मिस लेयर के नीचे जस्ट नीचे मसल्स आना स्टार्ट हो जाएगी, और इसके ऊपर क्या रहेगा, फैट टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज रहेंगे। और ये ओवरऑल पूरी बॉडी का ये सीन रहेगा। तो ये हाइपोडर्मिस की लेयर है, उसके नीचे फैट टिश्यूज आ जाएंगे, देन उसके नीचे मसल्स आ जाएगी। तो ये जो फैट वाला जो टिश्यूज वाला पार्ट होता है ना, जैसे मैं हम गिर जाते हैं कहीं पर भी, तो जो सॉफ्ट ऑर्गन पे जर्क लगते हैं ना, उनको जर्क को लगने से बचाता है हाइपोडर्मिस। देन हाइपोडर्मिस के नीचे जो फैट टिश्यूज आते हैं, जिसे एडिपोज टिश्यूज कहते हैं, वो एडिपोज टिश्यूज को अगर कंप्लीटली नरिशमेंट नहीं मिलता है और वो ब्रेकआउट्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे फेस पे ऐसे गड्ढे जैसे स्किन देखते हो आप, छोटे छोटे से हॉल हो जाते हैं ऐसे, या फिर अंडर आई डार्क सर्किल अंदर की तरफ स्किन धंस जाती है, वो उसी वजह से होता है। कई बार किसी भी पेशेंट को अगर चेचक निकला है या फिर सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम हुई है और वो रिकवर कर गई है स्किन, पर स्किन पे ऐसे हल्के हल्के से खड्डे टाइप होते हैं, कुछ टाइम तक रहते हैं, तो वो जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं वो रैप्चर हो जाते हैं, और उनके बाद में उनका खान पीन इतना अच्छा नहीं रहता, या स्किन केयर की रूटीन को कम्प्लीटली फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो वो एडिपोज टिश्यूज बनते नहीं है, तो वो लाइफ लॉन्ग तक रह जाता है। अब उसके अंदर इन लोगों ने सॉल्यूशन ढूंढना है फिलिंग वगैरह करवाने का, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम नेचुरल वे में भी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, पर नेचुरल वे में भी उसको रिकवर कर सकते हैं कुछ हद तक। समझ रहे हो आप? तो ये हाइपोडर्मिस लेयर है वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा,
सबसे बड़ा है कि ये जो फैट होती है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखती है, हाइपोडर्मिस लेयर। अगर हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस करवाएगी हमारी बॉडी के अंदर, और हम सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहे हैं तो हमारी बॉडी को कूलिंगनेस देगी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, इसको कोई कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत स्मार्ट लेयर है, सीधा ये हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है। तो उसको पता है कि ये इंसान को, इसकी बॉडी को अभी हीट की जरूरत है या कूलनेस की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ढलने का काम करती है। तो सोचो हाइपोडर्मिस की लेयर को सुरक्षित रखना और उस पर वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट। नो डाउट हम जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो डर्मिस एंड एपिडर्मिस तक पेनिट्रेट आराम से होते हैं, पर कई सारे ऐसे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी होते हैं जो हाइपोडर्मिस तक को भी पेनिट्रेट करते हैं और करके और वहां तक नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। देन सेकंड, हमारे इंटरनल डाइट को तो आपको पता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर फोर्थ स्टेज पे हम देखते हैं तो हम मर्म चिकित्सा को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। और मसाज करने का भी एक तरीका होता है, डेट्स कॉल्ड अभ्यंग। आप लोग इसे मॉडर्न साइंस में मसाज कहते हो, आयुर्वेद में से अभ्यंग इसीलिए ही कहा गया है। तो उसके क्या स्टेप्स रहते हैं वो भी मैं सिखाऊंगी। अगर वो प्रॉपर वे में स्टेप्स होते हैं तो हाइपोथायराइड हाइपोडर्मिस तक नरिशमेंट का पहुंचाना, पेनिट्रेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? हाइपोडर्मिस जो होती है वो हमारी स्किन को एनर्जी भी देती है, एनर्जी देती है। उसकी वजह से ही हमारी जॉ लाइन चल रही है, मैं इतना बोल रही हूँ, मैं आईब्रोज को ऊपर कर रही हूँ, मैं आईज को मतलब ब्लिंक कर रही हूँ, समझ रहे हो आप? तो इसकी इन सारी चीजों के अंदर एनर्जी की जरूरत होती है, एटीपी की जरूरत होती है। वो एटीपी कहाँ से टूटते हैं पता है आपको कुछ? हमारी बॉडी के अंदर फैट होता है, उसको आप अपनी बॉडी का दुश्मन मत समझिए, बशर्ते कि वो गुड फैट होना चाहिए। मेरी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत भी फैट है तो मैं चल पा रही हूँ, घूम पा रही हूँ, तो नाटक कर पा रही। फैट है, फैट ने मुझे एनर्जी दी, इसके लिए मैंने वर्क किया तो फैट मेल्ट हो गया, मेल्ट हो गया तो एटीपी जनरेट हुआ वहां से। एटीपी जनरेट हुआ, एटीपी ने क्या किया, एटीपी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू गया मसल्स के अंदर, मसल्स को दिया उसने एनर्जी, तब कहीं जाके मैं काम कर पा रही हूँ। अगर ये फैट वगैरह जीरो फैट रहा या फिर बैड फैट रहा तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का काम करेगा, तो शायद तक मैं बोल भी नहीं पाऊँ। तो एडिपोज टिश्यूज को अगर प्रॉपर वे में नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है, इसलिए हम अभ्यंग करते हैं, ताकि फैट क्या है, ऑयली तो है, तो हम एक्शनल वे में उसमें ऑयल, उसका खाना ऑयल है वो प्रोवाइड करवा सके। और फिलिंग में क्या होता है, हाइलोनिक एसिड वगैरह जो वाटर बेस होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो एक ना एक दिन सूखना ही है, 4 महीने 5 महीने जितनी भी उसकी वैलिडिटी रहती है। पर प्रॉपर वे में मौसम के अकॉर्डिंग अगर हम अभ्यंग करते हैं तो वो एडिपोज टिश्यूज को स्ट्रेंथ देता है, जो कि हाइपोडर्मिस में आता है। इसके अलावा एपिडर्मिस और डर्मिस की जितनी भी लेयर्स है, फाइब्रो लास्ट की जो फाइबर्स वगैरह है, कोलेजन फाइबर्स, उनको तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता ही है, ठीक है। उसके बाद में हमारी स्किन, ये जॉ लाइन वगैरह जो होती है, इसको शेप देने का काम भी हाइपोडर्मिस करता है। जिसकी भी स्किन यहाँ से लटक जाती है, यहाँ से मतलब लूज हो जाती है, तो समझ लो उसके हाइपोडर्मिस पे काम करने की जरूरत है। तो अगर आपके पास में ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जो कहते हैं कि मेरी कंप्लीटली जॉ लाइन नहीं है, कंप्लीटली फेस मेरा राउंड शेप में नहीं है, यहाँ पे स्किन थोड़ी सी लूज हो रखी है, तो सीधा कहो हाइपोडर्मिस पे काम करना पड़ेगा, हाइपोडर्मिस पे प्रॉब्लम आ रखी है, फिर कहो हम पे छोड़ दो हम कर लेंगे, ठीक है। पर ये जो टर्म्स होती है ना वो आपके माइंड में वो रहनी चाहिए। जब ये टर्म्स आपके माइंड में रहेगी तब कहीं जाके आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, सामने वाले से आप बात कर पाओगे, उसको लगेगा आपके पास में सही नॉलेज है,
और उसको ये भी फील हो जाएगा कि आप एक जेन्युइन पर्सनैलिटी के पास में आए हो, एक जेन्युइन कंप्लेन लेकर, तो आपकी कंप्लेन इस जेन्युइन पर्सनैलिटी के साथ में रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप पढ़ो। किसी को अब ये आपको समझ में आ गया। टॉपिक फिर इसके बाद में आ जाता है टॉपिकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, क्रीम एंड सीरम। तो ये एपिडर्मिस से थोड़ा डर्मिस तक काम करता है। जितने भी क्रीम होते हैं, सीरम्स होते हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको। तो ये क्रीम सीरम्स सब कुछ अपने एपिडर्मिस और डर्मिस पे काम करते हैं। ठीक है, अब हाइपोडर्मिस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैं आपको एक अभ्यंग एक आयुर्वेदा फेशियल्स बताती हूँ। ठीक है, पेन और कॉपी लेके आप नोट कर सकते हो। बाकी कंप्लीटली मैंने आपको ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इस लिंक के अंदर भी दे रखे हैं। और अभी जैसे रचना मंडल जी ने सहायता की, ट्राई भी कर रही है फेशियल। रचना मंडल जी, बताना कैसा लगा आपको फेशियल ट्राई किया आपने अपनी माता जी के ऊपर? अनम्यूट करो पहले अपने आप को। आपने किया था? हाँ, मैंने ही किया था। थोड़ा बहुत फेशियल का स्टेप्स मैं जानती हूँ। हम्म, तो स्लाइड 5 मिनट्स के लिए फेशियल दिया था हम्म, कुमकुमादी ऑयल से। हम्म, उसके बाद स्टीम दिया। जो हम्म, लिक्विराइज होता है उसका काढ़ा बनाया था मैंने। ओके। और रात को भिगो के सुबह में उसका काढ़ा बनाया, उसका स्टीम दिया। वैसे ही गैस पर दिया है, हमारे पास वो था नहीं अपना स्टीमर तो। ओके, कोई बात और उसके बाद अपना ऑरेंज पील पाउडर से स्क्रब किया, पूरा निकाला। नहीं। ओके। एंड देन आफ्टर जो सारे हमारे मंजिस्टा, श्वेत चंदन और लिकोराइस तीनों का लेपन किया। हम्म, और उसके बाद जो हाइड्रोसोल, हम्म, एलोवेरा हाइड्रोसोल जो रेडीमेड था वो। और रात को ही मैंने अपना सैफरन भिगो के रखा था, उसका पानी और रोज हम्म, हाइड्रोसोल तीनों को हम्म, मिला के आपके प्रपोर्शन के हिसाब से तीनों हम्म, पर फेस पर डाला था, धीरे हम्म, धीरे से। वो हम्म, तो नहीं था, पर वो हमारा लाइक छोटा सा मेरे पास एक था रखने का, उससे धीरे धीरे मैंने डाला था। पर उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है मैम डालने में, क्योंकि कान में परिशेक में। चला जा। हाँ, वो कान में चला जाता है, आंखों में थोड़ा जाता है, तो उसका मुझे प्रॉब्लम आया उसमें। तो हम्म, फिर मैंने वो पूरा हैवी जो नेपकिन होता है वो भिगो के रखा था 10 मिनट के लिए। हम्म, तो रिजल्ट तो अच्छा ही है। मम्मी के ऊपर या कालेपन था थोड़ा, वो थोड़ा हम्म, कम विजिबल है अभी। एक सेटिंग में। हाँ, हम्म, मैंने आपको शायद फोटो भी, आप देखना, मैंने फोटो भेजा है आपकी। डाउनलोड नहीं हो रही एक्चुअली, फोटो गैलरी फुल हो गई है मेरी। ओके। यस। अच्छा लग रहा है, उनको भी अच्छा लगा। और योर मदर की एज क्या है? 78 years। आई थिंक ये बिफोर की पिक है, राइट? यस। तो आप इनकी यस, डार्क बिफोर। सर्कल, हाँ, ये डार्क सर्कल पे नहीं, आप नो थोड़ा मैम, सा ये फोकस। ये अभी किए, आफ्टर फेशियल किए वो। तो ये वाली। हाँ, ये पहले की है, बिफोर। और वो आप, लेकिन वो मैंने ऑयल वगैरह लगाया ना, इसलिए तो आपको वो ब्लैकिश शेड दिखता है। बाकी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप थोड़ा जूम करके देखो, ये जो हो फोरहेड है ना, वहां कालापन कम हुआ है। यस, यस। एक्चुअली फोरहेड पे गैलरी। वहां अच्छा विजिट, वो जगह अच्छी विजिबल हो रही है फोरहेड के पर। ओके, बाकी तो ओके। बहुत ब्लैक है मम्मी का फेस। पिगमेंटेशन यानी एज के हिसाब से बहुत ही ब्लैकिश हो हाँ, गई है। काफी एज है ना, 78 एज है इनकी। हाँ, शी इज 78। कोई बात नहीं। सो हाँ, जो आपके कानों वगैरह की प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो पंचकर्मा का पार्ट है। तो आप लोग मुझे शेयर कर देंगे, किसी को दिखाने के लिए भी मैम अच्छा आवाज नहीं आ होता रहा है है। ना। आप क्योंकि पहले हमने हैंड वैसे राइज कीजिए, उसके बाद में बोलिए। आप जो कह रहे थे कि परिषेक के टाइम पे जो कान में पानी जा रहा है, एक्चुअली मैंने उसका प्रोसीजर अभी बताया नहीं है। उसका पंचकर्मा के अकॉर्डिंग प्रोसीजर आता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कोई बात नहीं।
ठीक है, उसके बाद में फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी सिर्फ एनाटॉमी का सेशन था, वो जस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है। सो मैं आपको एक इसका बेनिफिट बताती हूँ कि ये इसके रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं। तो फर्स्ट जो होता है, अभी तक हम जितने भी फेशियल वगैरह कर रहे हैं वो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या फिर आप कॉस्मेटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग समझ लो, ठीक है ना, जो भी इन्होंने अपना अलग रिसर्च किया है। बट ये आज से 5,000 साल पहले का फॉर्मूला है, जो उस समय राजा महारानियां करवाया करती थी। उस टाइम पे भी फेशियल्स हुआ करते थे, पर पर्टिकुलर फेशियल वर्ड को वो नहीं समझते थे, वो मसाज वर्ड को नहीं समझते थे। वो अकॉर्डिंग टू चरक संहिता या संस्कृत वर्ड यूज होते थे, लाइक अभ्यंगम। तो अगर आपको मार्केट में अपने आप को थोड़ा सा अलग हटके शो करना है, तो फिर मसाज या फेशियल किट, ये वर्ड्स नहीं यूज में लेने हैं। अभी जब आप आयुर्वेदा के फील्ड में उतरे हो, आपको पर्टिकुलर यही वर्ड वर्ड को यूज में लेना है, ताकि आप अपनी वैल्यू को बढ़ा सके। ठीक है। सो फर्स्ट जो आप मसाज यूज कर रहे हो, उसके साथ में ब्रैकेट में लिखो अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब होता है मसाज। ठीक है। तो वो मसाज आपको करनी है कुमकुमादी ऑयल से। ठीक है। मैंने जस्ट आपको बताया कुमकुमादी ऑयल है तो कर लेना। बाकी किस स्टेप्स पे स्किन के अकॉर्डिंग हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर एक्ने है, ओपन पोर्स है, फाइन लाइंस है, तो उसमें कौन कौन से ऑयल्स यूज करने हैं, उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जस्ट ये आपको एक बेसिक स्टेप्स दिया है, ताकि आपकी एक नींव शुरू हो जाए, और आपके दिमाग के अंदर ये है ना कि मुझे हाइलुरोनिक एसिड का फॉर्मुलेशन चाहिए, फलाना, रेटिनॉल वगैरह, ये सिखाऊंगी, मैं सब कुछ सिखाऊंगी। बट जब मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 2 पार्टीशन में इसको डिवाइड करूंगी, फर्स्ट कंप्लीटली क्लासिकल होगा, देन मॉडर्न और आयुर्वेदा साइंस का फ्यूजन रहेगा, तो ये कंप्लीटली आयुर्वेदा साइंस। ये अभी तक मार्केट में 0.25% क्लिनिक्स के अंदर देखोगे, और वो भी आपको आयुर्वेदा डॉक्टर्स ही करते हुए नजर आएंगे, उनके ही पंचकर्मा सेंटर्स पे देखो। पर ये फॉर्मुलेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, ताकि कुछ डिफरेंट कर सकते। ओके। सो फर्स्ट अभ्यंगन, तो अभ्यंग अपन को करना है कुमकुमादी ऑयल से। ठीक है। एक फेस पे मिनिमम 3 ml के करीब ऑयल लग जाता है अभ्यंग करने के लिए टाइम पे, तो 3 to 5 ml ऑयल आप ले सकते हो। अभ्यंग का टाइम रहेगा 10 to 12 मिनट। ठीक है। इससे क्या होगा, जितना आप अभ्यंग करोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। और ये ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ एपिडर्मिस या डर्मिस तक नहीं, ये हाइपोडर्मिस तक भी जाए। और हमारा मेन मकसद क्या है, हाइपोडर्मिस के अंदर जितने भी सेल्स हैं, या डर्मिस के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, फाइब्रो इलास्टिन फाइबर्स वगैरह, उन सबको नरिशमेंट प्रोवाइड करा। अभी सोचो, कुमकुमादी ऑयल है, कषाय रस की ऑयल से अगर हम मसाज करते हैं, तो ये इलास्टिन फाइबर्स पे काम करेगा, उसको श्रिंक करने में हेल्प नहीं करेगा, तो फाइन लाइंस वगैरह कम नहीं होगी। अगर हम वन्य औषधि यूज में लेते हैं, तो फिर हाइपर पिगमेंटेशन पे काम नहीं करेगा। कसाय औषधि यूज में लेते हैं, तो ये एक्ने पिंपल्स पे काम नहीं करेगा। काम करने का तरीका होता है, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए आयुर्वेद के अंदर, हर एक चीज का ट्रीटमेंट मिलता है आयुर्वेद में। ठीक है। तो ये अभ्यंग हम 15 से 20 मिनट करेंगे, इससे ब्लड सर्कुलेशन होगा। जहां पर ब्लड सर्कुलेशन मतलब स्टिमुलेट हुआ, वहां पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। जहां पर ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, तो टिश्यूज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया, टिश्यूज का फॉर्मेशन का प्रोसेस है, वो बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या होता है, नई स्किन आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो। तो स्किन के अंदर आपको टाइटनिंग एंड ग्लो मिलेगा। देन सेकेंड स्टेप, ब्लड सर्कुलेशन को हमने कंप्लीटली बढ़ा दिया, और ऑक्सीजन लेवल अब सर्कुलेट कर रहा है, टिश्यूज बन रहे हैं, तो उसके साथ में हम थोड़ी सी स्टीम दे देंगे। स्टीम से क्या, थोड़ी सी गर्माहट पहुंच गई वहां पर। ठीक है। अब जो ब्लड सर्कुलेशन गया है ना, एटीपी की जरूरत होती है उसको हीट की, वो हीट और भी माइन्यूट लेवल पे हाइपोडर्मिस तक और भी अंदर पेनिट्रेट करेगा। डर्मिस, फिर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस की थर्ड लेयर डर्मिस, फिर डर्मिस के जितने भी सिस्टम होते हैं वहां, एंड हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस से फिर एडिपोज टिश्यूज तक जाएगा वो। ठीक है। इसलिए हम सेकंड स्टेप में हमने स्टीम दे दिया है। और ये स्टीम कम से कम 2 से 3 मिनट रखना है अपन को।
या 5 मिनट। स्टीम देने का मतलब मेन यही होता है कि पूरे फेस पे जितने भी ओपन पोर्स है ना, मतलब उसमें से पसीना आ जाना चाहिए, जितने भी टॉक्सिन्स है, स्किन लूज हो गया, और उसके बाद में हीट को तो हीट अंदर प्रोवाइड कराएगा, ब्लड सर्कुलेशन को तो बढ़ाएगा ही, साथ के अंदर जितनी भी डेड स्किन है वो सब कुछ लूज होके स्किन से बाहर आ जाएगी, जितने भी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो रखे हैं वो स्किन से बाहर आ जाएंगे, इन्हीं की वजह से एक्ने पिंपल्स होते हैं ना, तो वो बाहर आ जाएंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूटेंसिल के अंदर पानी को गर्म करके टॉवल को मतलब कवर करके भी आप 5 मिनट तक स्टीम ले सकते हैं, बाई चांस आपके पास स्टीमर नहीं है। स्टीमर में मेन आपको डिकॉक्शन यूज करना है, काढ़ा यूज करना है। अभी इसमें आप नीम की पत्ती का काढ़ा भी यूज कर सकते हो, एक दो तुलसी की पत्तियां डाल दो या फिर त्रिफला क्वाथ, या तीनों को मिक्स भी कर सकते हैं। पर अगर आप स्टीमर की मशीन के अंदर डाल रहे हो तो उस काढ़े को 2 से 3 बार कपड़े से छान लेना, ताकि जो पर्टिकुलर इसके ग्रेन्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो रुक जाए, नहीं तो वो स्टीमर को खराब कर देंगे मशीन। ठीक है। देन थर्ड फिर से होता बोलिए है उद्वर्तनम। मैम, फिर से उद्वर्तनम का इंग्रेडिएंट बताइए। मैम इंग्रेडिएंट फिर से बताइए। नीम, त्रिफला और नीम, त्रिफला और तुलसी। तुलसी, तुलसी तुलसी। एक दो पत्ता। वो लिखा हुआ है लिंक के अंदर, उषा जी। ठीक ठीक। ओके। देन होता है उद्वर्तनम। अब से कोई भी इस प्रोसीजर के साथ में स्क्रब नहीं लिखेगा, उद्वर्तनम। लोग आकर पूछेंगे उद्वर्तनम क्या होता है, ये कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आ गया, ये क्या काम करता है, इसके क्या काम होते हैं। स्क्रब तो सब समझते हैं, 10 रुपए 20 रुपए वाला भी स्क्रब आता है, वही समझ के फिर चले जाएंगे। फिर कोई 1500 2000 रुपए आपके फेशियल किट का नहीं देगा। नाम चेंज करो, उद्वर्तनम, और यही काम होता है। ठीक है। और इसमें आपको किसी भी तरह का कोई ऑयल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मसूर की दाल होती है बारीक पीसी हुई, उससे मसाज करना है, ताकि जितनी भी डेड स्किन आई है हमारी फेस की स्किन पे लूज होने के बाद, स्टीमर के बाद में, वो कंप्लीटली निकल जाए। मेन प्रोसीजर ऐसे ही होता है, स्किन के फेस पे जो रेगुलर रूटीन होता है वो ऐसे ही काम करता है। मुझे नहीं पता जो भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट है और पार्लर है वो शायद तक बाद में स्टीम देते होंगे, बट ये इसी तरीके से काम करता है आयुर्वेदिक साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। मैंने कभी फेशियल नहीं कराया अपनी लाइफ में, मेरी शादी में भी नहीं कराया था, और हल्दी का उपटन रगड़ लिया था, बस मेरा काम हो गया था। सो गाइस, मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मुझे उसी का नॉलेज है, उसे अदरवाइज मत लेना। सो उद्वर्धनम होता है, हमको थर्ड स्टेप पे करना है, तो ताकि जो लूज हुई हुई डेड स्किन है वो बाहर निकल जाए। ठीक है। और फ्रेश, जब डेड स्किन बाहर निकलेगी, उसको जगह मिलेगी, तभी तो नई स्किन का फॉर्मेशन होगा, राइट। इसलिए करना है। और पिगमेंटेशन भी डल होगा इससे, क्योंकि डेड स्किन है वो हटेगी, न्यू स्किन आएगी। और जोर जोर से रिगड़ के नहीं करना है इसको, हल्के हाथों से, पाउडर मसाज कहते हैं इस केरला साइड के अंदर। नहीं आता जिसको उद्वर्तनम समझ में, तो हम कहते हैं पाउडर मसाज, पाउडर मसाज कह दो, या उद्वर्तनम सबसे बेस्ट वर्ड है। ठीक है। ये आपको करना है कम से कम 5 मिनट, स्किन के अकॉर्डिंग। ठीक है। इससे कम भी कर सकते हो आप। ओके। देन फोर्थ आ जाता है लेपन। लेपन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फेस पैक, फेस मास्क ये नहीं, लेपन। लेपन भी कई तरह के होते हैं, लेप होता है, प्रलेप होता है, उपलेप होता है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं बाद में बताऊं। अभी आप लिखो ओनली लेपन। इसके अंदर आप मंजिष्ठा ले सकते हो 1 TSP, लोत्र ले सकते हो, लोत्र छोड़ो, मंजिष्ठा, मुलेठी एंड चंदन, श्वेत चंदन। रोज वाटर के मिक्स करके, और एक मोटी सी लेयर लगानी है आपको, नॉट पतली, मोटी सी। ठीक है। और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन 15 से 20 मिनट छोड़ने के बाद, मतलब अगर आप पतली लेयर लगाओगे तो वो बहुत ही जल्दी फैन वगैरह के कांटेक्ट में आकर सूख जाएगी। तो जहां पर आप ये प्रोसीजर कर रहे हो वहां पर एसी या फैन ये नहीं चलना चाहिए। जितने भी पार्लर्स वगैरह होते हैं वहां एसी वगैरह चलते हैं, बट जहां पर पंचकर्मा ट्रीटमेंट होता है वहां पर पंखा तक नहीं होता है।
और जरूरत भी नहीं होती है, ना पेशेंट को गर्मी लगती है ना कोई बात। जितना उसका स्वेटिंग रिलीज होता है वो उतना ही लाइट फील करता है। कभी किसी ने स्पा में जाके पंचकर्मा सेंटर में जाके बॉडी अभ्यंगन करवाया, स्नेहन स्वेदन? नहीं करवाया, किसी ने भी नहीं करवाया है। मैंने मैंने करवाया मैम। करवाया मैम काया क्लिनिक में। मैम मैंने करवाया। हाँ, तो वहां पे एसी पंखा चलते हुए देखा आपने? नहीं। हाँ, तो नहीं अपन को भी अपने सेटअप पे एसी पंखा वगैरह नहीं चलाना है जब हम पर्टिकुलर ये स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो निकलने दो, जितना स्वेट निकल रहा है उतना अच्छा है। आई एम डैम श्योर कि वो रिलैक्स फील करेगा, सारे टॉक्सिन्स को निकल जाने दो। अब वो गर्मी फील करेगा कैसे? फेस पे तो चंदन रखा है यार, कूलिंग एजेंट, समझ रहे हो? तो एक मोटी लेयर लगाओ और 15-20 मिनट के लिए छोड़ो, 2-3 मिनट 5 मिनट, जब तक सूखने का इंतजार नहीं करना है, पंखा है जल्दी सूख जाए नहीं, रमने दो उसको, स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने दो। मोटी लेयर लगाओगे, प्रेशर पड़ेगा, अपना आप पेनिट्रेट होगा। 15 मिनट तक रेस्ट करने दो उसे, क्योंकि उसका देखो फेशियल ऑयल से भी मसाज हुआ है, स्टीम भी दिया है हमने, देन उसके बाद में पाउडर मसाज भी किया, उद्वर्धनम भी किया है, ठीक है? तो उसका ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ जाता है, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन लेवल वहां तक जाता है, तो स्किन रेस्ट मांगती है, तो उसको अपने आप नींद आ जाएगी। लेप लगने के बाद सो जाने दो उसको, ठीक है? देन उसके बाद में 15 से 20 मिनट बाद में आपको क्या रखना है, मोटा गॉज पीस लेना है, उसको इस तरीके से कटिंग करना है, लाइक आईज पे और नोज पे, ठीक है ना? हल्का से कट लग लेना ताकि रेस्पिरेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। और उसको एक डिकॉक्शन के अंदर डिप करके और फेस पे लगाना है। वो डिकॉक्शन किस चीज का बनेगा? 5 ml वाटर लेना और 2 से 3 स्ट्रिंग उसके अंदर केसर के डाल देना है, सैफ्रॉन के, ठीक है? देन दूसरे दिन आपको लेना है रोज वाटर। रोज वाटर के साथ में 25 ml रोज वाटर लेना है और 250 ml कम से कम आपको एलोवेरा डिकॉक्शन लेना है। मैम फिर से बोलिए ना प्लीज। 5 ml नॉर्मल वाटर, रोज वाटर, उसके अंदर 2 से 3 स्ट्रिंग आपको केसर की डाल देनी है, प्लस 25 ml रोज वाटर एंड रोज वाटर 250 कितना? रोज वाटर कितना लेना है? 25 ml 25। ठीक। एंड एलोवेरा डिकॉक्शन लेना है 250 ml। ठीक है, ये डिकॉक्शन बन गया। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको गॉस पीस को डिप करना है और फेस पे लगा के छोड़ देना है 5 मिनट्स के लिए। जैसे प्रेशर लगेगा, ठीक है, वो अंदर और पेनिट्रेट होगा और ब्लड सर्कुलेशन वगैरह भी बढ़ जाए। तो ये फिर ये जो प्रोसीजर है ना, ये हाइपोडर्मिस तक आपके सारे इंग्रेडिएंट्स को ले जाएगा। अभी तक आप जितने भी पढ़ते हो, जैसे क्रीम, जेल, टोनर हो गया, फेस वॉश हो गया, डर्मिस तक ही काम करते हैं ओनली, अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाते। फेशियल भी कर रहे हो, तो फेशियल कर रहे हो कौन से क्रीम से कर रहे हो ये पता नहीं मुझे, पर आयुर्वेद के अगर इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलोगे तो ये थर्ड लेयर को भी पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है? देन आपको क्या करना है, फिर 5 मिनट तक आपने स्पॉन्ज को रख लिया, वो वॉश पीस को रख लिया, उसके बाद हटा दो, फेस को पूरा अच्छे से क्लीन कर लो। इसमें आप इस तरीके का नेक एरिया है ना, इतना इतना, इसको भी कवर कर सकते हो। कंप्लीटली फेस को क्लीन करो एंड देन एलोवेरा जेल के अंदर, या फिर अपन ने जो हाइड्रो बूस्टर जेल बनाया था ना 3 डे वर्कशॉप के अंदर, उसके अंदर कुछ कुमकुमादी ऑयल को मिक्स करके और जस्ट मतलब मसाज नहीं करना है, एक एप्लीकेशन देना है, बस लगा के और छोड़ दो। मैम एक बार क्लीन करने के बाद फिर क्या करते बोले? क्या? लाइक अपन ने गॉश पीस लग दिया, उसको पूरा क्लीन कर लिया, क्लीन करने के बाद में एलोवेरा जेल या फिर 3 डे वर्कशॉप के अंदर जो हाइड्रा ग्लो बूस्टिंग जेल बनाया था वो लेना है, उसमें 1 से 2 ड्रॉप
कुमकुमादी ऑयल की ऐड करनी है, इतना ही लेना है जितना फेस पे लग सके, ठीक है, हाउ लाइक हाफ TSP। उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप आपको कुमकुमादी ऑयल की मिक्स करके और फेस पे कंप्लीटली लगा के छोड़ देना है। ये 6th स्टेप को कहेंगे समन, समन स्टेप, फाइनल एप्लीकेशन एंड ग्लो प्रोटेक्शन, ठीक है। इस स्टेप से अगर आप करते हो, आई एम डैम श्योर आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी का पार्लर है तो आज से ही जाके स्टार्ट करो। अगर किसी का पार्लर नहीं है और वो अपने से प्रोडक्ट मेकिंग का और मतलब सेलिंग का काम करता है, तो इस तरह के सुंदर से पैकेजिंग के अंदर आप इस तरह के फेशियल किट को अरेंज कीजिए। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और उसका नाम यही रहेगा, अभ्यंगम, स्वेदन, ठीक है। स्वेदन में आप क्या करोगे कि जो डिकॉक्शन होता है ना, वो आजकल मिल जाता है, बन जाता है डिकॉक्शन, या फिर पाउडर फॉर्म में भी दे दो और उसमें इंडिकेशन लिख दो कि इतना वाटर लेना है, इतना इस बॉक्स को, इस पाउच को पोर करना है, हाफ रहने तक बॉईल करना है, फिर उसके बाद में छानने के स्टीमर में डाल देना है या फिर स्टीम करना है, तो हो गया स्वेदन। थर्ड लेना है आपको उद्वर्धनम, तो पाउडर फॉर्म में मूंग की, वो मसूर की दाल दे दो। फोर्थ लेपन, रोज पाउडर फॉर्म में ही देना है, साथ में रोज वाटर दे दो, इसको मिक्स करके और फेस पे लगाना है। रोज वाटर मत बोलो, रोज हाइड्रोसोल बोलो, कुकुम्बर हाइड्रोसोल, कुछ डिफरेंट, दारू हरिद्रा हाइड्रोसोल, मैं बता दूंगी आपको कैसे बना, ठीक है। वो मिक्स करके दो, लगेगा मार्केट के अंदर नई चीज है, कहाँ है, लगना चाहिए IAS के प्रोडक्ट हो यार आप। मैं, मुझे नहीं कहते कि ये लड़की है कहाँ की इतना बोलती है, मैं कहा मैं NIA का प्रोडक्ट हूँ। लगना चाहिए आप IAS के प्रोडक्ट हो, आपका लेवल जो नॉलेज है, सोचने की मतलब क्षमता है, लाइक हम और क्या अलग कर सकते हैं, वो नेक्स्ट लेवल का। कोई हिट मतलब कोई कॉम्पिट ही नहीं कर पाएगा वो, ये सब कुछ, ये मार्केट में जितने भी घूम रहे हो वो आपके कॉम्पिटिटर है ही नहीं, उनको अपना कॉम्पिटिटर मत समझा करो, अपने आप को नेक्स्ट लेवल का समझा करो, ठीक है। देन फोर्थ होगा लेपन, ये वर्ड ही यूज करना है, लेपन, ठीक है। एंड फिर फिक्स होगा 5, एक वो भी आप पाउडर फॉर्म में ही दे सकते हो, और उसको कहो कि इसको जस्ट वाटर के अंदर डाल दे, आप डिकॉक्शन बना दे इसका, और उसके बाद में कॉज पीस आप दे सकते हो उसको साथ में इस पैकेट के, और दो फेस पे रख लो। दैट्स कॉल्ड परिसेचन या परिषेक, इस वर्ड से ही देना है इसको। फिर से बोलिए। परिसेचन, हम्म। ठीक है, परिसेचन हो जाएगा। उसके बाद में आ जाता समन का टॉपिक, तो उसके अंदर आप थोड़ा सा जेल और 1 से 2 ड्रॉप कुमकुमारी ऑयल के मिक्स करके छोटा सा पैक बना के भी दे सकते हो। जो छोटी छोटी जो कंटेनर्स वगैरह आते हैं ना, 5 ml के, 10 ml, 10 ml के, वो काजल मैम के पास होते हैं, तो आप उनसे ले लेना। तो उस तरीके से पैकेजिंग में इसको अच्छे से अरेंज करके किट बनाकर दे सकते हो। तहलका मचा देगा ये मार्केट के अंदर, मैं सच बता रही हूँ। सुजाता जी, आपका तो खुद का पार्लर है, आप तो आज से स्टार्ट कर देना। और ये जब, ये आपको क्या लगता है, ये सारी जड़ी बूटियां वगैरह कितने की होगी, कितने में पड़ेगी आप? 60 रुपीज में भी, है 60 to 70 रुपीज। क्या मैक्सिमम टू बात है। मैक्सिमम 100 रुपए मान लो, इससे ज्यादा तो कुछ लगना बहुत नहीं। बहुत सस्ती मैम मिलती है पर जड़ी बूटी। गुरप्रीत जी के कोई ना मैसेज तो आ जाते हैं, पर ये कैमरा ऑन नहीं करते हो, नहीं कोई क्वेश्चन पूछते, क्यों नाराज हो क्या गुरप्रीत जी आप? मैम मैम हाँ मैम हाँ हाँ, हमारे बोलो। यहाँ तो मतलब फ्री में भी मिल जाते हैं सब, मतलब जो भी आपने अभी बताया था ना, नीम की पत्तियाँ, तुलसी की पत्तियाँ, सब मतलब ऐसे फ्री में मिलते हैं इधर। हाँ, वो यहाँ पर तो फ्री में मिल जाएगी, हर किसी के पास नहीं मिलती ना। अभी अपन और भी जो भी कंप्लेन के अकॉर्डिंग जो जड़ी बूटियां लेंगे, वो भी इतनी मैक्सिमम हाई रेट में नहीं पड़ेगी। 100 सवा 100 रुपए के अंदर ये कंप्लीट किट रेडी हो जाएगा। आप अच्छा पैकिंग करते हो तो 100 रुपए पैकिंग का मान लो, 200 रुपए का आपका किट रेडी हो गया। कम से कम आप किसी पार्लर के अंदर आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, इसकी आप रेट कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में आराम से रख सकते हो। मैम अगर आप लास्ट उसको क्या मार्केट बोली में भी, हाँ मीनाज बोलो। मैम, लास्ट स्टेप का क्या नाम है उसमें, मतलब आगे दे समन, सकते समन। समन, समन। समन। हम्म। मैम वो मैम परिषद, अभी 1 सेकंड रुक जाओ, परिसेचन। क्वेश्चन आंसर का टाइम नहीं हुआ अभी, 1 सेकंड, सबको म्यूट कर रही हूँ मैं। तो 100 150 रुपए के अंदर ये कंप्लीटली बन जाएगा, पता है।
और उसके बाद में आप मार्केट के अंदर इसको निकालते हो तो कम से कम 1,500 से 2,000 रुपए का आराम से निकाल सकते हो, आराम से। मार्केटिंग पिच कैसे रहेगी, किस तरीके से इसको बेचना है, वो आप कुलदीप सर से पूछो, वो आप प्रदीप सर से पूछो, नहीं तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर थोड़ा बहुत मैं भी बताऊंगी। इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, इसकी वैल्यू बताओ, ये किस तरीके से काम करता है, कंप्लीटली आयुर्वेद बताओ, आराम से जाएगा, आराम से। फिर आप अपने आसपास के सराउंडिंग एरिया में देख लेना कि वहां पर पेइंग कैपेसिटी कितनी है वहां के लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब आप कुछ भी बेचते हो 1,000 रुपए से तो नीचे बेचोगे नहीं, सीधा सीधा आपको 800 रुपए का फायदा, और इतने एक्स का फायदा आपको किस बिजनेस में मिलता है आप ये बताइए। किसी बिजनेस में नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी एक स्टैंडर्ड आयुर्वेद की पंचकर्मा क्लिनिक पे भी चले जाओ तो वो भी इस प्रोसीजर का कम से कम 2 से 2,500 या 3,000 रुपए ले ही लेते हैं। एक सिंपल सी जालू बस्ती करते हो 45 मिनट की, उसमें भी 750 रुपए लेते हैं वो। ये स्टार्टिंग प्राइस है जिसमें कुछ नहीं करते वो। पूरी बॉडी मसाज का कम से कम 1,000 1,000 1,500 रुपए ले लेते हैं, बस एक वो छोटी सी बॉटल लगती है ऑयल की, सिर्फ मेहनत का पैसा लेते हैं। इसमें आपकी मेहनत भी है, फिर इतने सारे प्रोडक्ट्स भी है, उनको वैल्यू बताओ। और क्या अभी तक आप जितने अभी पार्लर में गए थे, इतने बड़े हाइड्रा फेशियल वगैरह कराए थे, क्या उसके 2-2 हज़ार रुपए नहीं दिए थे? फर्स्ट सेटिंग के अंदर रिजल्ट मिला था क्या? ये हम आपको दे रहे हैं। और फिर कुछ एडिशनल आपको चिपकाना है तो छोटा सा कोई हाइड्रोक्लो जेल का छोटा सा बॉक्स दे दिया आपने उनको, फेशियल बॉम्ब दे दिया उसको, साथ में छोटा सा बॉटल के अंदर फेस वॉश यूज में ले दिया कि आप हमारी तरफ से थोड़ा कॉम्प्लीमेंट्री लिखे, घर पे जाके यूज करेगी अपने प्रोडक्ट, उसको पसंद भी आएंगे, दोबारा वही फेस वॉश आकर डिमांड करेगी, वही जेल आके डिमांड करेगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर अपनी रेपुटेशन को, मतलब रेपुटेशन नहीं, मतलब स्टार्टिंग के अंदर अपने बिजनेस को थोड़ा बढ़ाने के लिए आप कोई बात नहीं, रेट से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। ठीक है ना, पर मैं बता रही हूँ कि एक्चुअल में अगर आप एक अच्छी सिटी के अंदर रहते हो तो इसका एक्चुअल प्राइस इतना ही है मिनिमम। और अगर आप 1-to-1 सेशन लेते हो, वो कैसे लेना है वो भी मैं बताऊंगी, उसके लिए क्या पिच रहती है वो भी मैं बताऊंगी। तो उसमें भी आप महीने के अंदर कभी एक सेटिंग देते हो और 3 महीने में 3 सेटिंग देते हो ना, तो हंसता, और उसके साथ 2-3 प्रोडक्ट्स दे दो, 25,000 से नीचे, 20,000 रुपए पर 3 महीने से नीचे अपन को कोई क्लाइंट लेना ही नहीं है, और वो आसानी से देकर जाएंगे क्योंकि उनको रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगा। अभी तो डाइट बाना बाकी है, अभी तो प्रोटोकॉल्स बाकी है, अभी तो मर्म चिकित्सा बाकी है, अभी तो हिस्ट्री बाकी है, अभी तो साइन एंड सिम्टम्स बाकी है। तो इतना सब कंसल्ट करोगे वो अपने आप देके जाएगा। समझ रहे हो आप? तो अपन को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना। अब ये मत कहना कि मैम आयुर्वेद के बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं मार्केट के अंदर, हर कोई जेल लोशन बेच रहा है, वो आपको कॉम्पिट नहीं कर सकते, उनका लेवल आपके बराबर नहीं है। ठीक है, अब इस कोर्स के, अब आज तक जो मैंने सेशन पढ़ाया है, नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजी का सेशन होगा। ये एनाटॉमी कंप्लीट हो गई है, इसको क्या मीटिंग को ऑफ करते ही सब कंप्लीटली आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, हैंड टू हैंड साथ में पढ़ते रहोगे ना तो एकदम बर्डन नहीं लगेगा और पढ़ने में भी मजा आएगा। क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो आपको किसी भी कॉलेज और किसी भी स्कूल में सिखाई नहीं गई है। जो आज आपने पढ़ाया, प्रैक्टिकल किया, और दूसरे तीसरे दिन से पैसा कमाना स्टार्ट करती है। समझ रहे हो? स्कूल वाले लाखों रुपए लेते हैं, कॉलेज वालों भी आपसे लाखों रुपए लेते हैं, जस्ट डिग्री देकर भेज देते हैं। पढ़ाई भी आपको ही करनी पड़ती है, मेहनत भी आपको करनी पड़ती है। ये टूल कोई नहीं सिखाता, एमबीए वाले भी नहीं सिखाएंगे आपको कि मार्केट में जाके पैसा कैसे कमाना है, मार्केट की स्ट्रेटेजी क्या रहती है, मार्केट में किसको क्या उतारो, किस तरीके से लॉन्च करो। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपने लेवल पे फाइनेंशियल फ्री किस तरीके से बनना है। मार्ग आपको कोई कॉलेज कोई स्कूल ये भी नहीं सिखाएगा कि आजकल मार्केट में ट्रेंड में क्या चलना है, आपको किस तरीके से चलना है। ये एक मेंटर ही सिखाता है जो खुद सीख कर आया है। ठीक है, तो जो ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो अपना प्लेटफॉर्म है, ये उनसे पूरी तरीके से डिफरेंट। ओके, मैं गलत तो नहीं कह रही? एक बार मैक्स चैट बॉक्स में यस टाइप करो, क्या कह रही हूँ, यस नो जो भी है वो टाइप करो। ओके, गुड कावेरी, धनुकोटि, रचना मंडल, अंकिता घोषाल, उषा प्रजापति जी, गुरप्रीत जी, डेफिनेटली, नंदनी, तनुजा, यस, जिज्ञासा। ओके गाइस, सो अब इस क्लास के अंदर आपको, और देखो रचना मंडल जी ने तो प्रैक्टिकल भी कर लिया, वो इतनी फास्ट है। तो आई होप हाफिजा, रचना, मिनाज, उषा, सुजाता, जितने भी आज स्टूडेंट्स हैं, गुरप्रीत वगैरह, तनुजा, आप भी कहीं ना कहीं पहले अपने फैमिली मेंबर से ये प्रैक्टिकल स्टेप करना स्टार्ट करो। और ये जो मैंने जड़ी बूटियां बताई वो सबके घर में होगी ऑलमोस्ट। बस
जरूरत है तो टाइम की और डेडिकेशन की। आप खुद अभी से स्टार्ट कर दो, और जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको आपका कॉन्फिडेंट वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो खींच के आपको अपनी क्लास के अंदर लाएगा। समझ लो, फिर नहीं देखेगा यहाँ जाना है या वहां जाना है। ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी वर्क होता है तो आप क्लास स्किप कर सकते हो, दूसरे दिन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, या दूसरे दिन आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, सही लिखा धनकोटी जी ने कि मेन होता है डेडिकेशन। ओके, सो अब इस क्लास के बारे में अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए मुझे। मैम मैं तो बड़ा गर्व महसूस कर रही हूँ कि आपने इतना बढ़िया बताया है। थैंक यू। मैम थैंक्स। ये जो आपने बताया ना करके 5 ml वाटर्स, केसर और वो सब एलोवेरा डिकॉक्शन लगाना है, हम्म। राइट? हम्म। उसके ऊपर फिर वो गॉज बिठाना है क्या? नहीं, अच्छा, देखो वो आप जो निकाल कह रहे देना हो ना, है वो? स्टीम लेना है उसका था। नहीं मेरी बात सुनो, अभी अपन ने जो ब्लू कलर का लिंक सेंड किया है ना मैंने ग्रुप में, उसमें सब कुछ दिखा हुआ है। ओके। फर्स्ट स्टेप में कुमकुमादी ऑयल का मसाज था, सेकंड के अंदर सेकंड नीम की पत्ती स्टीम। त्रिफला इसका स्टीम था। ठीक हाँ। है, थर्ड क्या राइट। था, उद्वर्तम मसूर की दाल है उसकी पाउडर मसाज थी। ठीक है, हम्म। फोर्थ लेपन था जिसमें मंजिष्ठा मुलेठी और चंदन को रोज वाटर में मिला के एक मोटा लेप लगाना था फेस पे। ठीक है, उसके बाद उस लेप को हटाना नहीं था, और सैफ्रॉन 5 ml के अंदर सैफ्रॉन की स्ट्रिक्स रात भर पानी में डाल के रखनी है। मॉर्निंग में 25 ml रोज वाटर और 250 ml एलोवेरा का डिकॉक्शन, इन तीनों को मिक्स करना है, गॉस पीस को इसके अंदर डिप करना है, देन जो लेप लगा हुआ है उसी के ऊपर फेस पे इसको रखना है। Okay, got it. And क्लियर? how do you मैम make the एलोवेरा के लिए decoction of फ्रेश को। aloe vera? How do you make the decoction of aloe vera? राइट। 500 ml यही वाटर पूछिए। लेना है, हाँ। हाँ बोलिए। 1 लीफ कंप्लीट बड़ी वाली लीफ एलोवेरा की लेनी है आपको, उसको पानी से कंप्लीटली वॉश करना है। जैसी लीफ आपने तोड़ के रखी है ना उसको 5 मिनट तक हम्म। रख देना है ताकि येलो कलर का पार्ट सेपरेट हो चुके। उसको कंप्लीटली कट करके निकाल देना है, और उसके छोटे छोटे पीसेस के अंदर डाल के उसको बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि 500 से 250 ml तक रह जाए, मतलब हाफ हो जाए। मैम स्लो बोलिए ना, लिख भी नहीं पाते हैं। वो सब मैंने लिख रखा है नोट्स में। ठीक तो है, जब हम वो एलोवेरा छोटे छोटे पीसेस करें या ग्राइंडर में घुमा के पानी में फिर बॉईल करने हैं? पीस पीस। पीसेस करके रखें, ओके ठीक है। फिर हाफ होने के बाद में? फिर ठंडा कर लो उसे, छान लो, और गॉस पीस फिर तीनों मिक्सर को मिक्स करके, यानी रोज वाटर, डिकॉक्शन एलोवेरा का, और 5 ml के अंदर जो सैफरन स्ट्रिंग्स रखा था, उन हम्म तीनों को मिक्स कर लो। गॉस पीस को मतलब डिप करके फेस पे रख लेना है। So how do you sell it to a parlor person? How do you give it to them? Because this is something is water based. तो वो तो खराब होने ही वाला है ना मैम? हाँ, तो सेलिंग में अपन क्या कहेंगे उनको, उनको सिर्फ हम रोज वाटर देंगे, और जो Okay. डिकॉक्शन है वो मैं आपको बनाना बताऊंगी मार्केट बेस में किस तरीके से बनेगा। अगर डिकॉक्शन नहीं भी बन रहा है तो आप मार्केट वाला उन्हें एलोवेरा जूस प्रोवाइड करवा सकते हैं, Good idea. है ना, बट उनको ये कहना है कि इसको हल्का सा थोड़ा सा गर्म कर लें। एक्टिवेट ठीक करने है, के लिए। हाँ हाँ, ग्रीम कर लें, देन उसको गॉस पीस मिक्स करके फेस पे रखना है। मैम ओके, तीनों को मिक्स Thank you. करके दे सकता है मार्केट में मिक्स करके, हाँ डिकॉक्शन? दे सकते, दे सकते। जूस के अंदर तो डिकॉक्शन नहीं जाएगा, जूस के अंदर तो जूस ही रहेगा। अगर आप है ना मतलब बाई चांस सेफ्रन अगर, और रोज का दोनों हाँ मिक्स करके दे सकते वो दोनों मिक्स करके दे सकते हो, एलोवेरा जूस अलग से दे। हैं। ठीक है, हाँ ये सिंपल ठीक। स्टेप है। अभी तो कंप्लेन के अकॉर्डिंग और भी काफी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक मैम है, इज इट पॉसिबल कि रोज वाटर जो आता है या रोज हाइड्रोसॉल उसमें हम लोग केसर के स्ट्रैंड्स डाल के उसको दे देवे तो रिबिया, हाँ, है ना? एंड देन एलोवेरा जूस बाय इटसेल्फ, यस सो यस टू थिंग्स टुगेदर। यस, ये कंप्लीटली हो जाएगा। फिर मैम थर्ड, मैंने बनाया है गुलाब जल, मैंने आज बनाया रोज वाटर, तो वो भी दे सकते हैं ना? हाँ दे सकते हैं, बट उसकी सेल्फ लाइफ सही होनी चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरह का कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह रहा तो सेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। घर पे जो बनाते हैं वो बहुत कॉन्सेंट्रेट होता है,
बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होता है, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। जो मार्केट वाला होता है वो क्या होता है, डीएम वाटर होता है, उसके अंदर 1-2% रोज वाटर डाल के दे देते हैं और कह देते हैं डेट्स कॉल्ड रोज हाइड्रोसॉल, तो उसके इफेक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते, बट उसकी सेल्फ लाइफ आगे हो जाती है। तो आप मेक श्योर करो कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो उसको फिर टाइम लिस्ट लिख दो कि 15-20 दिन के अंदर इसको खत्म कर, समझ रहे हो। और नहीं मार्केट बेसिस पे देना है तो रोज वाटर जो है, डीएम वाटर, उसके अंदर जो आपने घर पे बनाया रोज वाटर वो, एंड थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव मिक्स करके दे दो तो वो मार्केट जैसे ही बन जाए। ठीक है, आज ठीक है, बनाया कौन सा 250 है मेरा, तो प्रिजर्वेटिव ये मैम? 250 ग्राम बनाया है मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा प्रिजर्वेटिव फॉर द वाटर? वही फिर फिनॉक्सी इथेनॉल जर्मन ही प्लस, डलेगा इसमें प्रिजर्वेटिव। जर्मन प्लस चलेगा? हाँ जर्मन प्लस चलेगा। वही डाल रही हूँ मैं भी। चलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई है? तो यस बहुत आज की अच्छी। क्लास के अंदर, हाँ अभी ये प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होगी, उससे पहले मैं दे दूंगी, पर इस क्लास को भी आप मार्केट में उतार के अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। मैं कल से ही उतार दूंगी मैं तो आज शुरू कर रही हूँ, हाँ किसी को बुला रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल उषा जी, आप पे पूरा कॉन्फिडेंट है मुझे, मस्त आप उतार भी लोगे। मैं कर तो रही हूँ। जैसे रचना मंडल है, कुशम है, जो आप लोग भी धीरे धीरे स्टार्ट करो डियर, सुजाता वगैरह मुझे पता है सब डेडिकेटेड है, नंदिनी हॉगर वगैरह सब कुछ, धनकोटी जी, अंकिता भोसला, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे पर्सनली मैसेज टाइप करो, पर ये जो मार्केट में उतारोगे ना तहलका मचा देगा, मैं सच कह रही हूँ, इतना डीप के अंदर आपको नॉलेज कोई भी नहीं दे, इसके रियल में मैम रिजल्ट ये है। मैम जो ये मैम, ऊर्ध्वगम जो स्क्रब आपने लिखा है मसूर की दाल, तो मसूर की दाल में कुछ मिला के फिर वो स्क्रब करना है? नो नहीं, ओनली प्योर मसूर की दाल, उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेना। तो मैम, वो मेरी कोरा ये स्थिति है। उसमें कुछ डाल के नहीं करने का, ऐसे ही नो, सिंपल? हाँ सिंपल। वो अब मसूर की दाल, आपको मसूर की दाल लग रही है, उसके बेनिफिट इफेक्ट्स नहीं पता आपको, बताऊंगी मैं। तो वो कैसे फिर वो पाउडर स्टेप पाउडर फॉर्म में। मसाज कैसे होगा पाउडर फॉर्म से? नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है वो। उसको स्क्रब पानी हो के साथ जब जाएगा। मिक्स होता है ना, तो जैसे स्क्रबिंग टाइप होता है ना, जैसे मेल, हमारे स्किन से मेल जो उतर रहा है ना, इस टाइप का टेक्सचर आता है फिर उसका, ड्राई पाउडर से मसाज करते वक्त। हल्के हाथों से मसाज करनी है आपने, पहले स्किन को ऑयल प्रोवाइड, ऑयल की मसाज दे रखी है, स्टीम दे रखी है, हल्की सी स्किन वैसे भी वेट रहेगी उस समय, और पाउडर मसाज आप कर सकते हो, फाइन पाउडर अपने आप ही वो आटे की तरह उतरेगा, डोंट वरी। आपके लिए नया है, आपसे कह रही हूँ कि अपने किसी रिलेटिव्स में करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैं और तो मैम यहाँ के महापौर को बुला के कर और रही आप हूँ, उसको बुलाऊंगी। किसी को भी बुला लो, ऐसे मत करो। अकेतकी जी एक सुनो आप। हाँ ठीक है। कुमकुमारी ऑयल से जो मसाज करना है, तो मसाज के स्टेप तो हमें आते नहीं है, तो वो कैसे करे घर पे भी किसी को करना? वो क्लास में यूट्यूब मैं पे देख लो। सिखाऊंगी, अभी जैसा आता है वैसा कर लो, ठीक है, वो सब कुछ तो सिखाऊंगी। जो कुमकुमारी ऑयल हम बेसिक में जो बनाया है वो ही ना? हाँ बेसिक एल्बम में जो बनाया वही। मैं मेरे इतने कस्टमर आ रहे हैं कि टाइम ही नहीं मिल रहा है, और मेरे पास प्रोडक्ट भी कम है, टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतने आ रहे हैं मेरे पास कस्टमर। तो कस्टमर आ रहे हैं तो रिजल्ट। उनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करो, अभी जैसे दिवाली स्टार्ट हो रही है तो उपटन बना कर हाँ, दो। उपटन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा अभी दिया। भागेगा वो उपटन, आप नॉर्मल के ले रहे हो पर उपटन के रिजल्ट, सोप, कोल्ड प्रेस सोप, जो भी बॉडी वॉश वगैरह है वो अपनी जगह ठीक है, पर उपटन के रिजल्ट इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं आपको। तो वही आपने देख जो के ही तो आ रहे कुमकुमारी हैं, ऑयल वही का देख के आ बताया रहे हैं था मेरे वो पास। खिचड़ी मैम, मत बनाओ। अभी उषा जी का क्वेश्चन चल रहा है, चलने तो फिर केत कीजिए, और बोलेगा बीच में कोई नहीं, पहले हैंड राइज करोगे उसके बाद में बोलोगे। मैम, मेरे इतने कस्टमर आ रहे हैं, वो उपटन दिया, वो एक दूसरे को सुन सुन के, और मेरे में व्हाट्सएप ग्रुप में बकायदा वो अपने रिजल्ट बता रहे हैं, और एडवर्टाइज कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। इतने कस्टमर आ रहे हैं कि मैं खाना ही नहीं बना पा रही हूँ, मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं है। मैं आज भी, अभी मैंने 2:30 बजे खाना बनाया है। वेरी गुड। तो ऐसा करो, अब अपने नीचे एक असिस्टेंट रख लो उषा जी, वही वही करना ही पड़ेगा मैम, है बहुत ना। आ रहे हैं कस्टमर मेरे। और हाँ एक तो क्वेश्चन और था मैम मेरा, कि जैसे हम्म पिंपल्स के लिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, वो भी काफी अच्छा जा रहा है। तो उसमें मैं ये चाह रही हूँ कि केलेमाइन, ये मुल्तानी मिट्टी तो जा रही है, तो केलेमाइन में भी उसमें डाल दूं। हाँ डाल दो, कैलेमाइन होती है एक्ने के लिए। हाँ, अच्छा, ये फेशियल बॉम को कैसे यूज करना है वो भी बताइए। सो फेशियल बॉम तो सोप का छोटा सा पार्ट होता है, है, उसे फेस बनाया करके है। उसी तरह, हाँ उसी तरह यूज करना है। वो कब करना है? जब आप फेस वॉश करते हो तब करना है, दिन में और रात में हाँ, जब हमारे ऑफिस से आ जाओ उसके बाद में।
ठीक है, अभी शाम को भी कस्टमर आ रहे हैं, मैंने रोका है, आज मत आओ, कल आओ, क्योंकि हाँ तो क्लास कल, भी है ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कस्टमर को रोको मत, पर्टिकुलर टाइम दो, डे स्केड्यूल का उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करो और बिजनेस करना स्टार्ट करो। ठीक है ना? तो उषा प्रजापति जी, आपकी एज क्या है? मेरा 66 रन हो रहा है, मेरा रन चल रहा हाँ है। 66 के अंदर इनका डेडिकेशन देखो, ये आज भी अच्छे लेवल पे बिजनेस कर सकते हो। तो गाइज आप तो इन सबसे छोटे हो, समझ रहे हो? यहाँ पर उषा जी और केतकी जी की एज सबसे ज्यादा और धनकोटी जी की, ठीक है ना? और ये डेडिकेशन से बिजनेस कर रही है गाइज। तो यार आप इनसे कुछ सीखिए प्लीज, ठीक है? अब इस कोर्स के रिगार्डिंग आपके माइंड में कोई, अभी ये बताओ, ये घर जाके प्रैक्टिकल को, अभी ये क्लास ऑफ होने के बाद प्रैक्टिकल कितने लोग करने वाले हैं? मैम मैं करूंगी आज, मेरे ऊपर मैं करूंगी मैं इस करूंगी पे। मैम, मैं भी करूंगी मैम आज। मैं भी हम्म करूंगी मैम। काफी मैम व्यूअर, तो सब मुझे मैडम करना मैं भी अपने करूंगी, खुद मैं पर ही भी मैम। कोशिश करेगी मैं। खुद पे मैं नहीं वीकेंड पे कोशिश होती करूंगी है मैम। ये सब कुछ, ये किसी दूसरे पे होता है, खुद पे नहीं करने की जरूरत है। पूरे फेशियल स्टेप फॉलो करने हैं। आंख वगैरह में निकल गया तो किसी को पकड़ो, मेरे को अपने आता है असिस्टेंट मैम। को, भतीजा भतीजी मम्मी पापा किसी को भी पकड़ो, कर डालो। कोई मेल फीमेल का भी लोचा नहीं है इसमें, मेल को भी कर लो, भाई को भी पकड़ लो। मैम आइस के फिर लिए बताओ ना फिर से वो काउडिन हाँ, वाला। आईज के लिए क्या होता है कि जो एडिपोज टिश्यूज वगैरह होता है जिसके अंदर डार्क सर्कल, यहाँ अंदर आंखें धंस जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एडिपोज जो टिश्यूज होते हैं वो रैप्चर हो जाता है, और उनका जो बनने का फॉर्मेशन होता है वो भी बहुत ही धीरे हो जाता है। तो आप देखते हो कि काफी सारे मतलब जो क्लाइंट है आपके या स्टूडेंट्स, उनके यहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं, अंदर से ऐसे आंखें धंस जाती है। तो उसमें हमें एडिपोज टिश्यूज के अंदर काम करना होता है। ठीक है? तो वो इंटरनल डाइट के थ्रू भी होगा, और उसके अंदर आप हाइलोरिक एसिड की लगातार मसाज करवाते रहोगे, जो भी हम हाइलोरिक एसिड सीरम बनाना बताएंगे वो भी इस पे काम करेगा। ठीक है? ये तो हो जाती है कंप्लीटली आयुर्वेद के बाद। अब क्या होता है, कुछ ऐसे मॉडर्न कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो एपिडर्मिस और डर्मिस तक भी जाते हैं, पर कुछ एक पर्टिकुलर ऐसे इंग्रेडिएंट है वो भी हाइपोडर्मिस तक जाते हैं, जैसे रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन सी, ट्रानेक्सामिक एसिड, ये भी फाइन हाइपोडर्मिस तक जाते हैं। विटामिन सी, फिर नेक्स्ट क्या बोला आपने? विटामिन सी, हम्म। रेटिनॉल, हाँ, लिखा हो तो। ये क्या होता है रेटिनॉल? रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट नियासिनामाइड की तरह ही होता है, पर वो निकलता गाजर से है, कैरेट से है, तो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। ठीक है? बट पर्टिकुलर जो नियासिनामाइड हुए, एस्कॉर्बिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ट्रानेक्सामिक एसिड, कोजिक एसिड, है ना, अल्फा अर्बुटेट, ये इनका रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। ये ऑर्गेनिक भी है, किसी भी तरह से स्किन को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, बट इनके रेशियो का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इससे मैम रिलेटेड भी हम प्रोडक्ट्स बनाना सीखेंगे जो अभी मार्केट के अंदर आ रहे हैं। बट इनका जो रिएक्शन होता है, इनका जो स्टेप बाय स्टेप होता है, किन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ में ये रिएक्ट करते हैं, वो सब कुछ फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना, अपने मन से कुछ भी एड ऑन मत कर लेना। L2 के अंदर आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, इसके अंदर ये भी ऐड कर लूंगा, ये भी ऐड कर लूंगा, जो कहा गया है बस उसी के अकॉर्डिंग करो, आपको मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। तो रेटिनॉल हो गया, विटामिन सी हो गया, ये कोलेजन को बूस्ट करते हैं। तो हाइपोडर्मिस के नीचे जो एडिपोज टिश्यूज वगैरह होते हैं, जो कोलेजन होते हैं, उनको बूस्ट करेंगे, तो वो मतलब कहने का मतलब है कि रेटिनॉल हाइपोडर्मिस तक भी काम करता है। तो इसके हम प्रोडक्ट्स बनाना सीखेंगे, जैसे रेटिनॉल की क्रीम हो गई, रेटिनॉल की सीरम हो गया, रेटिनॉल जेल हो गया। ठीक है? अगर कोई इतना बड़ा प्रोसीजर फॉलो नहीं करना चाहता, कोई अपने फेस पे ऑयल लगाना नहीं चाहता, कोई अपने फेस पे पाउडर मसाज नहीं करना चाहता, तो अब उसके लिए ऑप्शन में क्या रखेंगे? तो उसके लिए ऑप्शन के अंदर हम रेटिनॉल और इस तरह के इंग्रेडिएंट रखेंगे जो हाइपोडर्मिस की लेयर तक पेनिट्रेट हो। क्योंकि मार्केट में आपको हर तरह के क्लाइंट मिलेंगे, उसे आप मना तो नहीं कर सकते ना। हमें, हमारे पास बिजनेस वही चलता है जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। उनकी ये प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? वो मना कर रहा है कि मेरे को फेस पे इतने सारे स्टेप वाला फेशियल नहीं कराना, ऑयल नहीं लगवाना, पाउडर मसाज नहीं, उद्वर्धनम नहीं करवाना। ठीक है, इस तरह के फॉर्मुलेशन के अंदर आ जाओ। अब वो किस तरीके से होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊं। मैम रेटिनॉल पाउडर फॉर्म में होता है क्या, मतलब पाउडर सिरप? फॉर्म में भी पाउडर फॉर्म में भी होता है एंड लिक्विड फॉर्म के अंदर भी होता है। वो डिपेंड करता है कि हम किस फॉर्म में कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो फिर हमें वो किस फॉर्म में चाहिए। ओके। वैसे तो पाउडर फॉर्म में ही आता है, इसको डाइल्यूट किया जा सकता है। थर्ड ओके। बताइए, रेटिनॉल और विटामिन सी, नेक्स्ट क्या बोला था आपने? ट्रानेक्सामिक एसिड,
क्या? मैम और स्पेलिंग इस और क्लिक करोगे ना, उसमें सब लिखा हुआ है। अभी और भी मिलेगा आपको जो हाइड्रोप्रेस सॉरी हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट करेंगे। अभी ये जस्ट मैंने आपको नॉर्मल बताया कि माइंड में अगर ऐसा क्वेश्चन भी तो आता है ना, कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी क्लाइंट आते हैं, इनके पास पेशेंट आता है कि मैम ये तो सारे प्रोसेस है, मैं नहीं करवा सकती, अब ऐसा कुछ ट्रीटमेंट बताओ जो हाइपोडर्मिस तक पेनिट्रेट हो। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है जो वहां तक जाते हैं, वो पहुंचाना कैसे है, उसके पीछे भी एक सिंपल स्टेप्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ मैं पढ़ाऊंगी आप। ठीक है, ओके। मीनाज जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैं वो उसका स्पेलिंग पूछना चाह रही, पर आपने बताया ना कि आपने कोर्स में दिया है, वो जो टी से कुछ एसिड बोला आपने, वो नाम ट्राइनेक्सामिक नहीं। एसिड, TRA हाँ वो NAXAMIC थैंक यू मैम, थैंक यू। एसिड, ACID एसिड। ठीक है, केतकी जी आपका कुछ क्वेश्चन है तो बता दीजिए। केतकी जी आपका कुछ हाँ क्वेश्चन है? हाँ हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि वो जो आपने लेप लगाने के बाद तो ये वो डिडक्शन करने के लिए बोला, तो वो कुछ ऐसे कपड़े डाल के ऐसे वो भिगो के लगाना है? गॉज पीस, बड़ा सा गॉज पीस लेना है आपको, वो कॉटन क्या का। होता है? कॉटन, रुई और पट्टी, इसको मिक्स करके गॉज पीस बनता है। हाँ, ठीक है, रुई ताकि रुई वो से बिखरे बनाने नहीं। का। ओनली रुई नहीं होता, पहले पट्टी होती है, पट्टी। समझ गए आप? नॉर्मल बैंडेज लग जाती है तो हॉस्पिटल में बांधते हैं ना, व्हाइट कलर की। हाँ 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 हाँ। हाँ, वो लेना है। बनाना कैसे वो बता मिलता है दूंगी? मार्केट में? बनाना पड़ेगा, मिल भी जाएगा, बना बनाया मिल जाएगा, मैं सर्च करके बता दूंगी। ठीक है, वो लेना है। उसके बाद कॉटन उसके ऊपर रखोगे तो कॉटन स्प्रेड नहीं होगी, बिखरेगी नहीं। ठीक है, देन उसकी एक हम्म। गद्दी टाइप बनानी है, उसको डिप करना है। उसके बाद में हल्का सा लाइक पानी ऐसे निकलेगी, उसको हल्का सा स्क्वीज करना है और फेस पे इस तरीके से रख लेना है। मैम जो नेपकिंस होते हैं जो किचन में काम आते हैं, उसमें के मिलते हैं ना मार्केट, वो भी ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हो, पर फिर आई और नोज का वो गैप कर बना देना। दूंगी, वो कर दूंगी मैं। ठीक है, हमें प्रेशर देना है मेनली। ठीक है, परिसेचन किस तरीके से होता है, नाक वगैरह में पानी नहीं जाए उसके भी पीछे एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बता दूंगी। पर परिसेचन के रिजल्ट भी काफी अच्छे हैं। ठीक है, परिक्षेक आप कर सकते हो, नहीं तो ये कर सकते हो। ठीक है, और जो जो मैम लेपन होता है वो ये नीचे, आंख के नीचे भी लगा सकते हैं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं, इतना हम्म। इतना छोड़ना होता है। इतनी छोड़। एरिया के अंदर अलग ट्रीटमेंट चलता है, वो मैं आई सेक्शन में बताऊंगी। अभी इतना इतना ओके। छोड़ना होता है, ओके मैम। नीचे नहीं लगाना होता है। ठीक है, ओके। ज्यादा डार्क सर्किल है तो काओलिन क्ले के अंदर रॉ हनी मिला के और आप ऐसे लगा, एक लेयर लगा सकते हो, फर्स्ट लेयर के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा आपको। क्ले। काओलिन क्ले प्लस रॉ हनी। ठीक है, मैम ओके क्लास समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन है तो आप पुटअप कर सकते हो। आज वैसे प्रदीप सर की क्लास कब है? आज 9 बजे प्रदीप सर की क्लास है, ले लेना, माइंड मेकिंग की। ठीक है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने आप को मेंटली सेट करना है कि हमें इस प्रोडक्ट का 2,000, मैं तो 2,000 बताती हूँ, वो सीधा बोलेंगे 4,000 लो। ओके, वो अपनी वैल्यू हाई करवा देंगे। मार्केट में उतरना आना चाहिए, कैसे उतरना है सामने वाले से, कैसे अपनी वैल्यू को बढ़वाना है, वो सब कुछ वो बताएंगे आपको। ठीक है, सो आई होप मैम आपको ये अभी क्लास आपने वो उपटन सेल करने को बोला, वो केसर वाला जो आगे बताया था, वो उपटन दे सकते हो? आपने अभी बोला ना दिवाली के टाइम पे। हाँ, नहीं, जो मैंने मैम ने एल्बन बताया के पहले। एल्बन के अंदर जितने भी उपटन बताए ना, वो बताया। सेल करना स्टार्ट करो। दिवाली के अंदर उपटन का बहुत ज्यादा क्रेज रहता है। और ये हाँ। संधि ऋतु है, इसके अंदर क्या होता है कि अपन गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो स्किन के अंदर टेम्परेचर का भी चेंज आ जाएगा, हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे। ठीक है ना, कभी गर्मी लगेगी, कभी सर्दी लगेगी, कभी स्विचिंग होगी, और मच्छर वगैरह भी इस मौसम के अंदर ज्यादा होंगे। इसलिए हवन, नवरात्र इस मौसम में इसलिए आता है क्योंकि आप हवन वगैरह करो, उससे क्या होता है, एक ह्यूमिडिटी कम हो जाए और ऑक्सीजन लेवल बढ़े। और हवन के अंदर डालने वाली जो सामग्री होती है, नो डाउट उसमें गूगल वगैरह होता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के अंदर होती है, तो जितने भी इंग्रेडिएंट मतलब जो मॉस्किटो छोटे मोटे घूम रहे हैं वो सब कुछ किल हो जाए।
तो मेनली जो हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी ये जो फेस्टिवल्स आते हैं उनके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन होता है। कभी क्लास रहेगी तो मैं कंप्लीटली बताऊंगी। दशहरा का अपना एक रीजन है, दशहरा जलाने पर, दिवाली में दीप प्रज्वलित करने का अपना रीजन है, और नवरात्र के अंदर हवन का बहुत बड़ा रीजन है। इस समय कफ कंजक्शन हमारी चेस्ट पे सबसे ज्यादा होता है, कफ होना, वायरल होना जैसे अभी चल रहा है, ये सब कुछ इस मौसम में होगा। तो इसी मौसम के अंदर जब हम हवन करते हैं तो सबसे ज्यादा उसकी हीट हमारी बॉडी पे लगती है और हमारे चेस्ट पे लगती है। वो जो काल होता है कफ उत्क्लेशित काल होता है, कफ उसमें के अंदर बनेगा ही बनेगा। जैसे हम हीट के प्रोडक्शन के सामने बैठते हैं, कफ इस लंग्स के अंदर मेल्ट होके फिर हमारी बॉडी से निकल जाता है, कफ माउथ के थ्रू निकलो या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू निकलो। तो ये इतना बड़ा साइंटिफिक रीजन होता है। तो जितने भी अस्थमा के जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो यही इसी टाइम के अंदर रिकवर हो जाते हैं, अगर वो इन सारे पर्टिकुलर जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करे तो। राइट। तो डेप्थ में के अंदर जब क्लास होगी तो मैं आपको और समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। तो आप कह रहे हो ना कि ये हवन वगैरह ये छोटे मोटे में मत लो, इनके पीछे साइंटिफिक का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा। मैम राइट। मैम तो ये आम की लकड़ी को नॉर्मल समझ रहे हो, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का काम करती है हवन सामग्री के अंदर आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी। इसलिए कोई भी जब मकान मोड़ वगैरह होता है, हजार तरह की नेगेटिविटी होती है, हजार तरह के लोग वगैरह आते हैं, और जैसे ही हवन हो जाता है आप मेंटली पीस फील करते हो, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, सारी नेगेटिविटी अपने आप ही बर्न हो जाती है। आप खुद वहां पे घर को बंद कर दो 10 दिन के लिए, और 10 दिन के अंत बाद भी अगर आप आओगे तो वो हवन की जो फ्रेगनेंस होती है ना वो उस एनवायरमेंट में रहेगी और घुटन नहीं होगी, ऑक्सीजन लेवल आपको मेंटेन मिलेगा। इतनी पावर होती है एक हवन के अंदर, समझ रहे हो। और फिर घर बना है नया नया तो कहीं पर भी जैसे जैसे कुछ एरिया, जैसे दिल्ली का मोस्ट ऑफ एरिया, भले कितने भी पॉश एरिया में चले जाओ, बरसात के मौसम में जो बंगलो साफ्ट मतलब 10-10 12-12 करोड़ के फ्लैट्स हैं उनके अंदर भी फंगस वगैरह लगी मिलेगी आपको। तो वो वहां पर अगर हवन वगैरह किया जाता है तो फंगस हैंड टू हैंड किल हो जाती है। तो यहाँ दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन वगैरह होने की वजह से लंग्स की रिलेटेड डिजीज सबसे ज्यादा होती है, कंजक्शन, अस्थमा वगैरह। तो ये जो हवन है वो वैसे ही उसको किल करता है। यहीं से आप प्रोटेक्शन यूज में ले सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसकी भी आपकी प्रॉपर्टी, और फिर इसकी जो फ्रेगनेंस है वो माइंड के एमेगडाला पे जाती है, वहां से पॉजिटिव हार्मोन सेक्रेट करते हैं, तो आप बहुत ही हैप्पीनेस फील करते हो। सबके पीछे रीजन है। हम जब अपने एचओडी के रूम में जाते थे तो वहां पर फ्यूमिगेशन होता ही रहता था, हम उस समय समझते नहीं थे ये सर ने धुआं क्यों कर रखा है, और हमें जाकर बहुत अच्छा लगता था, हमें पीस मिलता था। फिर सर ने कहा था कि भाव प्रकाश निघंटू में जाकर पढ़ो, मैंने पढ़ा तब मुझे पता चला। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगी। जैसे केस धूपन के अंदर अपन आगे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें ऐसे करके केस धूपन दिया जाता है, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, वो भी पढ़ेंगे। और वो देना, वो मार्केट के अंदर एकदम न्यू प्रोडक्ट होगा, वो कैसे लॉन्च होता है। तो अब मेरे साथ इंस्टीट्यूट के अंदर जुड़ गए हो तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपका लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो। राइट। मैम ये हाँ। उपटन हाउ ऑफन कैन बी अप्लाइड? सॉरी। कोई भी उपटन, फेयरनेस उपटन, कुमकुमाड़ी उपटन, कितनी, हाउ ऑफन, कितनी बार लगा सकते हैं? दिन में एक बार लगाना है नहाते वक्त। बस ना? उपटन सोप की जगह उपटन को यूज करना है। करेक्ट। रोज वाटर में या फिर सिंपल वाटर में डिप करके रखो। और किसी की स्किन अगर आपको समझ में आ रही है, उसको मिल्क सूट हो रहा है, तो मिल्क में मिक्स करके 2 मिनट रख दो, उसके बाद में इसी तरीके से बॉडी पे लगाना है। इट्स अ वेरी कोई सॉफ्ट एंड माइल्ड स्क्रब के जैसा हो सकता है, एंड हाँ, देन तो जस्ट सारी रिमूव, डेड राइट? स्किन निकल जाएगी। यस यस। और पूरी स्किन एकदम सॉफ्ट, और ये सीधा आपके डर्मिस और एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करके वहां से टॉक्सिन्स को रिलीज करने का काम करेगी। प्लस हाइपोडर्मिस के अंदर सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, तो बनने वाले जो सेल्स होते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ओके। तो स्किन खिली खिली रहेगी। कहने का मतलब फॉर्मेशन बढ़ गया ना, स्किन की एज बढ़ जाएगी। बट वी कैन अप्लाई इट अंडर द आईज? नो नो? नो, उसके लिए ओके, अलग रेमेडी आती है, वो मैं आपको बता दूंगी। लाइक काओलिन क्ले का आप लेप लगा के छोड़ सकते हैं 5 मिनट के लिए, देन वॉश आउट कर सकते हैं। ठीक पर है, स्क्रबिंग आई के नीचे नहीं होता है। ठीक है, वेरी नाइस, ओके। थैंक यू, ठीक थैंक है। यू। मैम एक मैम हाँ बोलो। जो आपने त्रिफला बोला था, मतलब वो स्टीम में डालने के लिए, तो पाउडर फॉर्म में मिलता है, वही डालने का है क्या? मतलब नहीं, प्रीफर। पाउडर फॉर्म में डालना, स्टीमर खराब हो जाएगा। हाँ, वही पहले पूछ रही हूँ मैं। पाउडर फॉर्म में यवकुट वाला जो त्रिफला आता है ना, उसका गैस के अंदर डिकॉक्शन बनाना, हाँ। गैस के ऊपर हम्म। हाफ हो जाए, फिर 2 से 3 क्लॉथ वाले कपड़े से छानना है उसको, अच्छा। फिर उसके वाटर को स्टीमर के अंदर डालना है।
मैं बोली मतलब त्रिफला में खाली वो आंवला चूर्ण मिलता है क्या, उसमें पूरे सब मिक्स में रहता है तो त्रिफला होता है उसका क्या, अलग त्रिफला में सा है? तीन चीजें होती है, अमल की, हरित की, विविध की। आंवला, हाँ हरड़, बहेड़ा, तीनों चीजें होती है, डेट्स कॉल्ड त्रिफला। इसलिए कहते हैं त्रिफला, तीन फल। हाँ, वही पूछ रही हूँ मैं। हाँ, ये आंवला स्टीम अलग में होता है, लेने में, त्रिफला अलग होता है। मैम ये अगर स्टीम में लेने पतेली में करेंगे तो काढ़ा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, उसमें ही हम स्टीम दे सकते हैं ना वैसे। स्टीम में, ओके। एक तो स्टीम कैसे दोगे, उसमें डाल दो स्टीम, काढ़ा बना लो, काढ़े की स्टीम दो तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हाँ, करेगी ना। या समझ रहे हो? वही बता रही हूँ मैं। हाँ, वो दे दो साले पतीले के अंदर, तो वो फिर स्ट्रेन टॉवल को करने की फेस। जरूरत भी वो नहीं कड़वा पड़ेगी। कड़वा रहेगा ना मैम, इट विल बी बिटर नो? कड़वा कड़वा क्या रहेगा? तो फ्रेग्रेंस आखा बिटर होगा ना, नीम है उसमें, वो त्रिफला है, तो वो मीठा बिटर नहीं रहेगा। तो हमें तो स्टीम लेना है ना। एंड पार्लर में अपन कैसा वो सब देंगे? दे पार्लर में सकते क्या? हो। अगर पार्लर में अपने को देने का है तो हाउ डू यू गिव दैट टू देम फॉर द स्टीमिंग पर्पस? एक सेकंड, एसी बंद करो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हाफिजा जी वापस रिपीट करेंगे आप? सी जैसे हमने एलोवेरा जूस लिया उनको देने के लिए, राइट? तो अगर हमें पार्लर में देना है किसी को, राइट, ये प्रोसीजर बताते हैं, तो हाउ डू वी गिव इट टू देम? आप एलोवेरा जूस दीजिए मार्केट वाला। मैम वो, हाँ वो समझ गए, लेकिन वो जो आप बोले ना काढ़ा, काढ़ा का तो स्टीम देना आप है। नीम की जो पत्तियां है ना, पाउडर फॉर्म में दीजिए उसको। नीम की पत्तियां, या फिर एज इट इज ड्राई लीव्स ही दीजिए उन्हें। और वो ठीक है, त्रिफला का क्या तीन चार करें? पत्तियां और डाल दीजिए, लाइक नीम डाल दीजिए आप उसके अंदर। आप उसके अंदर एक दो लीव्स तुलसी की भी डाल सकते हो। ठीक है, एंड आप त्रिफला की भी डाल सकते हो। इनको मिक्स करके आप दे दो एक पाउच बना के, और इनको को एक साथ वाटर में डाल के इसका डिकॉक्शन बनाए। तो ये त्रिफला आपके पास से मिल जाएगा हम हाँ, हमें? मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो छोटी सी एक पोटली बना के उनको दे देंगे, तो वो पानी में जैसा लाइक टी बैग जैसा। यस यस। हाँ। थैंक यू। ओके, किसी का और कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? मैम वो जो आप बोलते हो ना, वर्णी औषधि, कषाय रस, ये एक बार क्या क्या चीजें आती है और इसका ये क्या मैं यूज है ये? बताऊंगी, अभी एक साथ बताऊंगी, कंफ्यूज हो जाओगे डियर, मैं बताती हूँ। वर्ण्य ठीक है, औषधि, थैंक। केश औषधि, है ना, स्किन को टाइटनिंग मैम करने वाली एक कौन सी चीज औषधि, पूछनी सब थी। कुछ बताऊंगी मैं। ठीक है, मैम अभी एक फिजियोलॉजी पढ़ेंगे पहले। मैम ये क्लासिकल फॉर्मेशन हमारा फेशियल का है, 1 मंथ में एक बार करना है या 2 बार करना है? एक बार ही काफी है, 15 दिन में एक बार हम्म। काफी है। फिर मंथ में 2 बार कर दो, जैसे स्किन की डिमांड हो। अभी मैं बताऊंगी, जब हम स्किन के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम प्रकृति पढ़ेंगे, डायग्नोस करना सीखेंगे कंप्लेन के अकॉर्डिंग, फिर हम उसको सिटिंग को कम करना है या बढ़ाना है, वो सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सरफेसली बताया, ये अभी घर पे प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जब ये फंडे क्लियर हो जाएंगे तब सेकंड फंडे नजर आ जाएंगे, मैं तो पढ़ा दूंगी, फिर बैक स्टेप मत करना मैम ये तो यहाँ समझ में नहीं आया था, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ठीक है ना, साथ साथ में चलोगे बेटर होगा, नहीं तो फिर पीछे छूट जाओगे। इसलिए जो पढ़ा है आज ही पढ़ लो, जो स्टेप प्रैक्टिकल करने के लिए कहा है अभी अपने किसी भी घर के किसी मेंबर को पकड़ के कर लो। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम? हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है। क्योंकि आगे का तो सब ऊपर से ही गया है। केतकी जी, आपका कुछ ऊपर से नहीं गया है। ग्रुप में जाओ, वहां पर मैंने एक ब्लू कलर का लिंक सेंड कर रखा है, उसको स्टार्ट मैसेज पे क्लिक करो, तो वो क्या होगा, स्टार्टेड मैसेज करना आता है आपको? नहीं आता है। मैं बताती हूँ, रुको। ये देखो, ये मैंने लिखा है ई बुक ऑफ स्किन लेयर, ये इस तरीके से मैसेज आएगा, दिख रहा है? हाँ ये हाँ मैसेज आया 7:58 PM पे। ठीक है, तो स्टार्ट मैसेज में कैसे करोगे, इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे, हाँ इस पे ऐसे लॉन्ग प्रेस करोगे, हाँ इस पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो, रुको एक सेकेंड, जैसे इस पे लॉन्ग प्रेस किया आपने, ये स्टार्ट में हाँ स्टार्ट का आइकन आ रहा है ना, उस पे क्लिक कर दो तो हाँ स्टार्ट मैसेज में चला गया। इसी तरीके से हाँ। इसको लॉन्ग प्रेस करो। मैम वो तो लिंक पर क्लिक हाँ, करते तो आ जाता है मैम। क्लिक करते आ जाता है ना, उसको सेव कर लो अपने किसी प्राइवेट अपने खुद के अकाउंट में या कैसे भी ईमेल करके। ईमेल अकाउंट में चले जाता है मैडम। हाँ, तो ईमेल ईमेल के अकाउंट में सेंड कर लो और उसको स्टार्ट कर लो, स्टार्टर मैसेज के अंदर डाल दो, ताकि उसको पिन कर लो, कुछ भी कर लो यार, है ना, तो सारी इंफॉर्मेशन अब इसी लिंक में आएगी। अब छोटे बच्चों की तरफ मत पूछो, आगे बात समझ में?
मैडम फर्स्ट वाला जो लेवल था, मुझे 1.5 महीना के ऊपर हुआ स्टार्ट करने के लिए, मुझे आता ही नहीं था। मैं सब लोग को फोन करती रहती थी, बहुत टाइम लगा मुझे सीखने के लिए फर्स्ट लेवल का। 1.5 महीना बोला? क्यों? मैं बोल रही, धनकोटी बोल रही हूँ। अच्छा, तो अभी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको है ना अभी नहीं हो आप। रही है। अभी नहीं होगी, अभी इस लिंक को आप अच्छे से कहीं सेव कर लो, अपने खुद के व्हाट्सएप में ही सेव कर लो, और फिर इसको पिन कर दो, ठीक है ना। इसमें जैसे मैं आगे जैसे फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी अभी स्किन की, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी, और सिलेबस भी इसके अंदर आ जाएगा, मैंने दे रखा है उसको एडिट करने के लिए। तो फिर उस पर क्लिक करना और आ जाएगा सब कुछ, ई बुक की बुक की तरह बनेगी ये पूरी। यानी वो स्टार हम कर देंगे तो फिर जब चाहे तब हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, ओके। ठीक है। सो ओके गाइस, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास फिजियोलॉजी की होगी, फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, ठीक है। फिजियोलॉजी की स्किन की फिजियोलॉजी कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे, तो समझ में आ जाएगा। और केतकी जी, अभी आप जाके लिंक को ओपन करना, सब कुछ हिंदी में दे रखा है, पढ़ो। नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ज्यादा आप डिले नहीं हो, मैंने 2 क्लास में यही पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी क्लास 3 दो, क्लास हुई ना मैम? एक क्लास तो इंट्रो का था ना यार, मेरे इंट्रो को मैं इंट्रो क्या दूं, समझते तो हो यार, मुझे जानते, साल 1.5 साल से जान रहे हो मुझे, ठीक है। 2 क्लास में ये पढ़ाया था मैं। अब फिजियोलॉजी पढ़ना है, फिजियोलॉजी की क्लास 2-3 दिन बाद में होगी, मैसेज आ जाएगा, आज रात को प्रदीप रावल सर की क्लास होगी, वो अटेंड कर लेना, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, गुड बाय। नाइट, सॉरी, अभी जाके करना, गुड पढ़ाई इवनिंग। करना, हाँ, जो ओके भी मैम। XYZ समझ, वर्ड्स पे मत जाया करो, फीलिंग्स पे जाया करो मेरी। अभी क्या करोगे, लिंक ओपन करोगे और कंप्लीटली पूरा स्टडी करोगे, ठीक है। ओके मैम। ओके, बाय, टेक केयर। बाय मैम। बाय बाय। बाय।